बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूँ नाजिश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि बारिश का सिलसिला भी जारी हो सारी है। नॉर्दर्न इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी हो सारी है। पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से मौसम की शिद्दत है। जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, वहीं पर सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी यही लपेट जो है वो चल रही है। कल इनफैक्ट मैं कराची में किसी से बात कर रहा था और मुझे ये मालूम पड़ा कि कराची में भी इस वक्त दर्जा हरारत 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में जो है इस वक्त शदीद सर्दी की लहर है। एग्जैक्टली सो इसीलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वरना आपकी भी आवाज़ नाज़िश मेरी जैसी हो जाएगी। अपना बेहद ख्याल रखें, और अगर मेरी जैसी आपकी भी आवाज़ हो तो कावे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, स्पेशली अदरक वाला कावा ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि इसकी वजह से जो है चेस्ट कंजेशन भी हो रही है। और फिर अगर सर्दी में आप ख्याल ना रखें तो वो ज़्यादा दौरानिया उसका लंबा हो जाता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बिल्कुल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे कुरान करीम की आयत सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ूना हाज़ा हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। अब ये आयत जो है ये मैं आपको बताता हूँ इसका तर्जुमा सबसे पहले। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबह करो, वो कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा ने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हूँ। इसका पस मंज़र हम लोग देखें तो ये वाक़या बनी इसराइल से हमें मिलता है, जहाँ पर एक कत्ल के मामले से मुतल्लिक ये आयत नाजिल हुई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कातिल का पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक गाय जो है वो ज़िबा करो, और जब तुम गाय ज़िबा करोगे तो फिर उसके बाद से जो है ना वो पता चल जाएगा। अब अगर बनी इसराइल इसके ऊपर फौरी तौर पे अमल कर लेते तो उनके लिए आसानी होती। जो इससे हमें सबक भी मिलता है वो यही मिलता है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सवालात करना शुरू कर दिए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया तो उन्होंने बेजा सवालात जो करना शुरू किए। उनमें कुछ सवालात थे कि गाय का रंग कैसा हो, गाय की उम्र क्या हो, और ये भी पूछा कि वो गाय काम करने वाली हो या ना काम करने वाली हो। फिर जब उन्होंने इस तरीके से सवाल उठाना शुरू कर दिए हज़रत मूसा से, हालांकि हुक्म सिर्फ आया था कि एक गाय ज़िबा कर दो, तो फिर अल्लाह ने उसकी वजाहत में जो शराइत रखी उस गाय की, तो फिर आखिरकार बनी इसराइल को वो इंतहाई ढूंढने के बाद महंगी और बड़ी जो है नायाब किस्म की गाय जो है वो ढूंढकर ज़िबा करनी पड़ी। तो इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि अल्लाह की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए हैं वो इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हैं, ताकि वो उसकी ज़िंदगी आसान हो सके। उस पर मनो अन तस्लीम कर लेना, अपनी रिसर्च करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि कुरान ख़ुद पढ़ें, हदीस ख़ुद पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, और कुरान में जो अल्लाह हमें अहकामात दे रहे हैं उसको पढ़ें। उससे किसी से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सवालात उठाना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, दूसरे के मज़हब में तो ये है, हमारे मज़हब में ऐसा क्यों है, वो हमारे अपने लिए चीज़ों को मुश्किलात बनाते हैं। तो इसीलिए जो भी अल्लाह के अहकामात हैं वो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हैं, उसको मनोवन तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर आप उसमें से हुज्जतें निकालेंगे तो आपके अपने लिए ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी, जिसका हम लोगों ने सबूत देखा बनी इसराइल की कौम के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम हमेशा से यही देखते आए हैं कि कुरान हम पर नाजिल किया गया, उसमें हर चीज़ की रहनुमाई है, और वो इस्लाम जो है उसको बहुत आसान बना दिया गया है। कुरान की अगर हम तर्जुमा पढ़ें, उसकी हम तफसीर पढ़ें, तो हर चीज़ बहुत आसान है, उसको पेचीदा हम ख़ुद करते हैं। सो आप कोशिश किया करें कि जो अहकामात हमें कुरान की तरफ से जारी हुए हैं हम उसी पर अमल करें, और ख़ुद से कुरान पढ़ने की आदत और तर्जुमे के साथ पढ़ने की आदत लाजमी बनाएं। कोशिश ये करें आप तर्जुमे के साथ ही जी पढ़ें, ताकि उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होकर सामने आ जाए। बिल्कुल जी। शुरू करेंगे हमारा पहला सेगमेंट, सुबह की खबर। और हमारे पास सबसे पहले खबर क्या है। रवा माली साल के पहले 5 माह पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 2223 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। जी, गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, और गर्दिशी कर्जे के ऊपर अक्सर हम अपने प्रोग्राम में भी और हमारे दीगर प्रोग्राम्स में भी जिक्र होता रहता है। ये सर्कुलर डेट है, इस सर्कुलर डेट को हमने अपने नाज़रीन को कई दफ़ा समझाया कि एक कंपनी जो आपको बिजली फराहम कर रही है उसके जो सप्लायर हैं उनको पैसा नहीं मिलता, और उससे पीछे जो खाम माल वाले हैं उनको पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये पूरा चेन बनते बनते जब हमारे तक पहुंचता है तो
उसका बोझ अवाम को उठाना भी पड़ता है, अवाम उठा भी रही है, लेकिन ये गर्दिशी कर्जा जो IPPs के साथ इतने महंगे मुआहदे किए हुए हैं पिछली हुकूमतों ने, वो आज हमें भुगतने पड़े हैं। ज़राए के मुताबिक सर्कुलर डेट 1225 अरब रुपए कम करने के मुआहदों के 2 माह बाद भी पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक नवंबर 2025 तक बिजली शोबे का सर्कुलर डेट 1837 अरब रुपए रहा, जो सितंबर 2025 में 1693 अरब और जून 2025 में 1614 अरब रुपए था। यानी रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान जून के मुकाबले में पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 223 अरब रुपए का इजाफा जाहिर करता है। अब ज़राए का ये भी कहना है कि नवंबर 2025 में बिजली शोबे के सर्कुलर डेट में 544 अरब रुपए की कमी जाहिर होती है, लेकिन नवंबर 2024 तक पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 2381 अरब रुपए था। अब एनर्जी सेक्टर की हम जब भी बात करते हैं तो हमें हमेशा क्राइसिस में ही नज़र आता है और हम इस पर बात करने की भी कोशिश करते हैं, बट मसला सिर्फ यही है कि बात करने से कुछ नहीं होता। हमें ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए, ऐसे MOUs इंटरनेशनली फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ के डेलीगेशंस हैं उनके जो पावर सेक्टर के और उनके जो एनर्जी रिजर्वोयर्स हैं उनसे ऐसे मुआहदे करने चाहिए ताकि पाकिस्तान का ये सर्कुलर डेट जो है हम कम करने की कोशिश करें। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक वक्फा शामिल करना है। वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अपने कराची में गुल प्लाजा की हमने पिछले दिनों में सुनी थी, जो एक छोटी सी आग जो है वो बहुत बड़े साने की शक्ल इख्तियार कर गया था और उसकी वजह से अब सिक्योरिटी देखी जा रही है, ये इंतजामात देखे जा रहे हैं कि आया जो जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं चाहे वो जिस भी सूबे में हैं उन सब में से जो फायर के इंतजामात हैं वो पूरे हैं कि नहीं हैं। तो इस्लामाबाद में भी देखा गया और इस्लामाबाद की 50% से ज़ायद हाई राइज इमारतों में फायर सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं है। ये कंक्लूजन आया है वफाकी दारुल हुकूमत। और ज़राए के मुताबिक CDA ने इस्लामाबाद में हाई राइज बिल्डिंग्स का इब्तदाई सर्वे किया जिसमें 15 मीटर से ऊंची इमारतों को हाई राइज इमारतों को कहा गया है और उसमें शुमार किया गया है, जबकि सर्वे में बात सामने आई कि इस्लामाबाद में 500 से ज़ायद हाई राइज इमारतें मौजूद हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि 50% से ज़ायद इमारतों में फायर सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं पाए गए। रेड जोन की मुतअद्दिद हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी के आलात मुकम्मल नहीं है। फेडरल सेक्रेटरीट के भी ब्लॉक्स में फायर अलार्म और आग बुझाने के दीगर आलात मौजूद नहीं है। अब यही तो बात है कि अगर रेड जोन की इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात फेडरल सेक्रेटरीट में जी, क्योंकि वो पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन उनको आज के तर्ज पे करना चाहिए। और लेकिन ऐसे भी हुआ है कि उसमें ऊपर के जो आई थिंक मजीद इमारत को बढ़ाया गया है, हाई राइज बनाया गया है, तो कुछ पोर्शंस मजीद बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें फायर सेफ्टी के आलात जो हैं वो मुकम्मल नहीं है। अब खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसा हादसा इस्लामाबाद में हो जाए तो फिर दोबारा से हम उसी शशोपंज की सूरत हाल में पड़ जाएंगे। दोबारा अमेंडमेंट की तरफ आएंगे कि जी फलानी वहाँ पर चीजें मुकम्मल नहीं जी, फिर हम यही बात करेंगे जी 18वीं तरमीम में ये नहीं हुआ, 26वीं तरमीम में ये नहीं हुआ। वी होप कि ये CDA की तरफ से हमें खबर पता चली और CDA इस चीज़ को मुमकिन बनाएगी कि तमाम तर सेफ्टी के आलात मुकम्मल किए जाएं हर बिल्डिंग में। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे रेलवे पुलिस। जब से हनीफ अब्बासी साहब ने रेलवे का चार्ज संभाला है, वहाँ के कैफेज, वहाँ की ट्रेनों की आमदोरफ्त, ट्रेनों की तज़ीनो आराइश, ट्रेनों की टाइमिंग और उसके साथ साथ रेलवे पुलिस ने बहुत काम किया है। और आपको बड़े मज़े की खबर एक शेयर करने लगा हूँ। रेलवे पुलिस की तरफ से 658 ऐसे बच्चे बच्चियां जो घरों से भागे हुए थे और जिनकी रेलवे स्टेशन अमाजगाह थी, वहां पर वो बैठे रहते थे, कुछ नशों में पड़ जाते थे, कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ जाते थे, कुछ भीख मांगने लग जाते थे, उन तमाम तर बच्चे बच्चियों को अपने बुरसा के हवाले किया है। सच अ गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे निज़ाम भी मौजूद हैं जहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ शायद नेग्लिजेंस होगी हमारी पहले, लेकिन अब फोकस करना और रेलवे पुलिस का ये बहुत एहसन इक़दाम है कि उन बच्चे बच्चियों को उनके बुरसा के हवाले करने। कई बच्चे खो जाते हैं, कई बच्चे घर से भाग जाते हैं और पता नहीं क्या क्या वाक़यात होते होंगे इन बच्चों के साथ, लेकिन रेलवे पुलिस ने बहुत एहसन जो है ना ये कदम उठाया है एंड वी रियली अप्रिशिएट। अब इसके आदाद और शुमार जो बताए गए हैं वो 2025
2025 में मजमूई तौर पर 658 लड़के लड़कियों को पकड़वा कर, जिनमें 413 लड़के और 245 लड़कियां शामिल हैं जो घरों से भागकर, अब भागने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जी अब बच्चे जो हैं वो कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, उनके घर वाले मानते नहीं है, तो उस वजह से बाज़ जो सर्वे उन्होंने पूरी तफ्तीश की है और उनकी जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें ये है कि ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो घर के डांट टपट की वजह से, या फिर ये है कि जो हम लग्जरी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे देखते हैं और वो हमें घर में नहीं मिलता, हाँ, तो वो उसके बाहर उसके हुसूल में निकल गए हैं, घर से फरार हो गए। तो उन सबको जो है वो उनको वर्सा के हवाले कर दिया गया वापस। तो ये बहुत अच्छा कदम है। रेलवे पुलिस को भी हम इसमें अप्रिशिएट करते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री को भी अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि इससे पहले तो हम रेलवे के हालात ही देखते थे कि वो इतने अच्छे नहीं थे, तो रेलवे पुलिस जो है वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं रही थी। बट नाउ इट्स आई थिंक वेरी गुड थिंग। आगे बढ़ेंगे और बच्चों की ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से हमारे पास अगली खबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए नया कानून नाफिज कर दिया गया। अब इस कानून में है क्या? इमारती नए कानून के मुताबिक वालिदैन को अपने बच्चों की डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी करना होगी। वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ मशवरे तक महदूद नहीं होगी, बल्कि कानूनी फरीजा होगा। जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि वालिदैन बच्चों के मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर नजर रखेंगे और उन्हें खतरनाक मवाद से बचाएंगे। अब हम आजकल ये भी बहुत देखते आए हैं कि AI के थ्रू जो है बच्चे भी इवन ऐसे प्रॉम्प्ट्स देते दिखाई दिए हैं जिसकी वजह से वो नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और इस तरह का कंटेंट वो देख रहे हैं। सो ये उस लिहाज से भी एक बहुत अच्छा कदम है। इमाराती हुक्काम ने वार्निंग भी जारी की है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कंपनियों पर भी जुर्माने आयद होंगे और पाबंदियां या मुल्क में सर्विस बंद करने के हवाले से भी इकदाम उठाए जा सकते हैं। ये वो चीज़ है कि जब आप एक नई टेक्नोलॉजी आती है उससे जहाँ पर आप लोगों को सिखा रहे होते हैं उसका यूजेज, वहीं पर उसके प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनजर रखते हुए एक रेगुलेटरी बनाते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं और वालिदैन को इस सिस्टम ना होने के बावजूद भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। ये उन पे कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें से कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है, और अगर कुछ नेगेटिव है उसमें तो अपने बच्चों को डांट डबट से नहीं समझाया जा सकता। आपको उनको लॉजिक सब देनी पड़ेंगी। आज के बच्चे बहुत जो है वो स्मार्ट है माशाल्लाह से, उनको बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ हो रहा है दौर नजर रहा भी नहीं क्या है जी, कि जब हमारे पास तो उस वक्त फोन्स भी नहीं होते थे, हम कोई सा भी कंटेंट देख भी नहीं सकते। हमें बहुत सारी चीजें जो है वो टीनेज के बाद जाके मालूम हुई कि ऐसा भी दुनिया में होता है। लेकिन आज का बहुत छोटा बच्चा ऐसे ऐसे सवाल करता है हमसे कि हमें पता भी उसके बारे में इवन हमें भी नहीं पता होता। सो आई थिंक ये कंट्रोल एंड चेक एंड बैलेंस सुपरविजन बहुत जरूरी है जी। अमारात की तरफ से तो बहुत अच्छा कानून नाफिज किया गया है। वी होप कि ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में भी नाफिज हो। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं। आपको ये बताएं कि एक रिसर्च के मुताबिक नासा ने नई तस्वीर जारी की है कि सूरज जमीन को कैसे निगल जाएगा, कैसे ख़त्म कर देगा। नासा ने जो नई तस्वीर जारी की है उसके मुताबिक उसका मतलब क्या निकलता है। अमरीकी खिलाई इदारे नासा ने हमारे निज़ाम शमसी यानी कि सूरज के मुतवक्किया अंजाम की जानिब इशारा करती तस्वीर जो हैं वो शाया की हैं। नासा की जानिब से जारी की गई तस्वीर इस जानिब इशारा करती हैं कि जब 5 अरब बरस बाद सूरज धमाके से फट जाएगा और उसकी जगह गुर्द और गैसेस जो हैं, गर्द और गैसेस जो हैं उनका एक खौल होगा और उस धमाके की जद में ज़मीन भी आएगी और वो मंजर कैसा होगा वो इन्होंने तस्वीर की शक्ल में दिखाया है। ज़मीन से 650 नूरी साल के फासले पर मौजूद और गैस का एक खोल होगा जो एक सूरज के जैसे सितारे की बाक़ियात है और इस सितारे का ईंधन हज़ारों बरस कबल ख़त्म हो गया। अब ये भी बड़ी तशवीश की बात है, इसीलिए हम ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करते हैं हमें एक्चुअल फैक्ट्स नहीं पता होते, लेकिन दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। अब तक हमें सिर्फ ये सुनने में आता था कि ज़मीन जो है वो सूरज उसको निगल लेगा। अब हम वो देख रहे हैं कि कैसे निकलेगा, कि गिर्द और गैसेस का एक होल होगा जिसमें ये ज़मीन जो है उसकी लपेट में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे जी। साइंसदानों ने एक और जो है वो आलात जो है वो तैयार किया है। साइंसदानों को फालिज के मरीजों को बोलने के काबिल बनाने वाला AI कॉलर तैयार किया गया है। AI डिवाइस जिसे रीवॉइस का नाम दिया गया है, पहनने वाले की स्पीच सिग्नल्स और जज्बाती इशारों को डीकोड करके तोड़ेगा और गैर वाज़ेह अल्फाज को दोबारा काबिल फ़हम आवाज़ में तब्दील करती है।
इस तरह मरीज कुदरती अंदाज में गुफ्तगू के काबिल हो जाते हैं। वेरी नाइस। अब एआई का मस्बत यूज जी, अब ये है मस्बत यूज़ एआई का, और जो हम करते हैं मोस्टली लोग वो वैसे इसका गलत ही इस्तेमाल है। लेकिन एआई इज़ वेरी गुड। अगर हम ऐसी चीज़ों की बात करें, टेक्नोलॉजी की वजह से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सर्जरीज जो हैं वो बहुत आसान हो गई है, बहुत सारी डायग्नोसिस जो है वो बहुत आसान हो गई। सो इसका मस्बत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। और ये किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर की तरफ से, और उन्होंने ये गुफ्तगू में कहा है कि बहुत सारे मरीज़ जो फालिज के अटैक की वजह से सारी ज़िंदगी बोल नहीं पाते, तो उनके बोलने के लिए हमने ये आला तैयार किया है एंड विल होप कि ये मददगार साबित होगा। हाँ, री वॉइस है जो जिनकी आवाज़ पहले थी बट वो किसी वजह से, किसी हादसे का शिकार होने के बाद उनकी आवाज़ जो है अब ना रही, उसके तो उन लोगों को ये री वॉइस डिवाइस यूज़ करके उनकी आवाज़ दोबारा जनरेट हो सकती है। जिनकी बोलने की सलाहियत पहले से ना हो उनके लिए नहीं है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि स्काफ कराकरम विंटर लीड सीजन 8 में एससीओ टीम जो है वो फातेह करार पाई है। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और खेलों के फरोग के लिए स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की जानिब से शानदार कदम उठाया गया और एससीओ की मावनत से होने वाला कराकरम विंटर लीड सीजन 8 आइस हॉकी फेस्टिवल कामयाबी से अख्ताम पजीर हुआ। मुख्तलिफ इलाकों के खिलाड़ियों ने विंटर स्पोर्ट्स इवेंट में शानदार खेल का मुजाहरा किया, मगर एससीओ की टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए टाइटल अपने नाम की। अख्तामी तकरीब अल्तित हुंजा जीबी में मुनक्किद हुई और विंटर लीड सीजन में सकाफत और खेलों का हसीन मिलाप शायकीन के लिए काबिल दीद रहा। वहाँ पर अब आइस हॉकी होना, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि डिफरेंट इंटरनेशनल टीम्स आएँ और यहाँ पर बनाएं, क्योंकि ये इंटरनेशनल हम लोगों ने स्पोर्ट्स देखी है, गिलगित बल्तिस्तान में होती है और इसको मजीद बढ़ावा देने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि और भी बहुत सारी लेक्स हैं जो बिल्कुल बर्फ़ की में जो है वो जम जाती हैं। हैव यू एवर बीन टू अल्तित फोर्ट? वैसे हाँ, इट इज़ वेरी नाइस, डेफिनेटली a must visit, a must many visit. times. Gilgit Baltistan is my second home. That's nice. Yeah, you have been there a lot. आगे आगे बढ़ते हैं। या अमरीकी फौजी कुत्ता डॉग्स रिटायर हो गया है जी। वाशिंगटन अमरीकी फ़ौजी कुत्ता है। महकमा जंग के बयान के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी कुत्ता डॉगल्स 8 साल खिदमात अंजाम देने के बाद रिटायर हो गया और बताया गया है कि उनके हैंडलर जो थे वो सार्जेंट जस्टिन पीटन थे, जिनके साथ ये अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे एंड नाउ फाइनली ही इज़ एट द एज जहाँ वो रिटायर हो गए हैं। सो ये भी रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करेंगे, वैसे है ना, एंजॉय भी करेंगे और दूसरा इनकी खिदमात को भी बड़ा जो है वो किया जाता है और मानी जाती हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान के पास भी ये फोर्स भी है, फिर घोड़ों के पूरे जो है वो यूनिट्स होते हैं जिनको बड़ा जो है वो सुधारा जाता है अपने तरीके से और ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है या बट ये भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा होता है। हाँ एग्जैक्टली, आपको पता लग जाता है, खासतौर पे जो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद होते हैं कस्टम्स वालों के पास या ड्रग रेगुलेशन के पास, तो वो भी बहुत तेज़ जो है ना वो काम होता है। वेल आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर शामिल करते हैं चीन से, जहाँ पर आपको बताएं कि चीन के साइंसदानों ने एक लचकदार फाइबर चिप जो है वो तैयार की है जो कपड़े के अंदर बुनी जा सकती है। अब इसका मकसद क्या है? फुदान यूनिवर्सिटी है चीन की, जहां पर जो साइंसदान हैं उन्होंने कामयाबी के साथ एक ऐसा सर्किट तैयार किया है जिसमें प्रोसेसिंग और मेमोरी दोनों को एक ही पॉलीमर फाइबर में जो है वो डाला गया। ये फाइबर इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक है। तहकीक के सरबराह पेंग हुशिंग का कहना है कि चूंकि इंसानी जिस्म ज़्यादातर नरम टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, इसलिए लचकदार इलेक्ट्रॉनिक्स की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत टीम ने एक मुनफरिद सुशी रोल तकनीक जो है वो इस्तेमाल की है और इस तरीके में पहले नहायत हमवार और बारीक शीट पर इंतहाई दुरुस्त सर्किट्स बनाए गए हैं और फिर उसे मजबूती से लपेट कर फाइबर के अंदर कई तहों वाली स्प्रिल शक्ल जो है उसको दी गई है। ये जिद्दत चीन में जारी गैर मामूली साइंसी तरक्की को नुमाया करती है। जब हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की इवॉल्वमेंट की बात करते हैं, वहीं पर ऐसी चिप्स भी होनी चाहिए जो कि आपके किसी भी काम आ सकें और आपको जो है ना वो ज़्यादा क्योंकि पहले बहुत मोटी मोटी आप लोगों ने देखा होगा जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती हैं, किसी भी सर्किट के अंदर यूज़ होती हैं, उसकी काफ़ी साइज़ बड़ा होता है, लेकिन इसको बहुत जो है ना वो अब आप ये सोचेंगे इंसान के बाल के से भी बारीक जो है वो चिप होगी तो कितनी उस पर जो है वर्किंग हुई होगी और उसके अंदर कितना डाटा कंट्रोल किया जा सकता है। दैट्स ट्रू। और ये जो है दिमागी कंप्यूटर इंटरफेस में नरम फाइबर दिमागी सिग्नल्स को ज़्यादा दुरुस्तगी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और टिश्यूज़ को कम नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि इससे नुकसान भी कोई नहीं है और फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली जी। सो विल टेक अ ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोगों को जिस तरीके से हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया था, मौसम की शिद्दत इस वक्त बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जहाँ पर जारी सारी, वहीं पर
नॉर्थन एरियाज़ में बर्फ़बारी जो है वो काफ़ी ज़ोर पकड़ गई है और बर्फ़ के तूफ़ान देखने में आ रहे हैं, खासतौर पर गलियात की मैं अगर बात करूँ। इसके अलावा कोयटा की भी सूरत है, वादी तीरा की भी सूरत है, गिलगित बल्तिस्तान बहुत सारे इलाकों में माइनस टेम्परेचर के साथ साथ बर्फ़बारी की शिद्दत देखने में आ रही है। तो ये जो मौसमियाती शिद्दत है ये मज़ीद किस हद तक इख्तियार कर सकती है सूरत हाल, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ चीफ मेट ऑफिस मौजूद होंगे, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। विल टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। जिस तरीके से ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया कि मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 12 घंटे से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी व सारी है। ख़ास तौर में KPK के कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी मुतवक्के है। मरी के अंदर सूरत हाल हम लोग देखें तो शदीद सर्दी भी बढ़ती जा रही है, हवाओं का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है और गलियात के अंदर पिछले हफ्ते के आखिर में एक्सपीरियंस किया गया है एक प्रॉपरली हैवी स्नो स्टॉर्म। हैवी स्नो स्टॉर्म तो नहीं, लेकिन कम से कम वो बर्फ़बारी का सिलसिला नहीं था, अच्छी खासी वहाँ पर हवाओं का सिलसिला तेज़ था, जो कि पहले एक्सपीरियंस नहीं किया गया। हाँ, आज से कुछ सालों पहले मरी के अंदर जो बर्फ़बारी का सिलसिला हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये मौसम की शिद्दत अब जो बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं गर्मियों के अंदर, ये जो कुदरत का निज़ाम है ये जिस तरीके से तब्दील हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और अब मौसम मज़ीद आने वाले दिनों में क्या होगा, इसी के ऊपर आज के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे। आज का मौसम हमारा ये सेगमेंट है और इसी में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत, बहुत सारे आप डिपार्टमेंट्स देखते रहते हैं जो वेदर के ऊपर काम करें, जिसमें एग्रीकल्चर के अंदर भी काम हो रहा है, NDMA अपनी तौर पर काम कर रही है, हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अब इसकी दौड़ में शामिल हो गया और प्राइवेट सेक्टर भी मुल्क भर में मौसम को देख रहा है, मौसम के ऊपर अपडेट कर रहा है और इन्हीं गवर्नमेंट इदारों के साथ मिलकर सूरत हाल जो डिफरेंट कंडीशंस पेश आती हैं मुल्क में उनके साथ काम करते हैं। सो एक प्राइवेट डिपार्टमेंट है वेदर वाला, ये कंपनी पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पे इनके वेदर स्टेशंस मौजूद हैं। उन्हीं के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं दानिश बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। खैरियत से आप? ठीक ठाक। आप दानिश साहब, ये एक्सपीरियंस जो आप लोग कर रहे हैं मौसम, ये नॉर्मल है या मौसम की तब्दीली जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है? अच्छा, पहले इस सिलसिले को डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह ये आया, किस डेट को आया और कहाँ किसने कितनी बर्फबारी थी। तो तकरीबन 22 जनवरी के अराउंड जो हमारे पास जो सर्दियों के सिस्टम्स होते हैं वो उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, जो मगरबी हवाओं के सिलसिले उर्दू में जो उसका तर्जुमा होता है। तो बेसिकली ये मेडिटेरियन सी से आते हैं और अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते बलूचिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। तो ये सिलसिला सबसे पहले बलूचिस्तान पर असरअंदाज हुआ, कोयटा और कल्लात में इससे 2020 के बाद बर्फबारी हुई, प्रॉपर बर्फबारी हुई, मतलब 6 साल का बर्फबारी हुई। और उसके बाद फिर ये सिस्टम जब नॉर्दर्न पाकिस्तान के पास गया, मरी गलियात में, जैसे अपने अभी स्नो स्टॉर्म की बात की तो ब्लिजर्ड इसको कहते हैं, जो एक और टर्मिनोलॉजी है। इसमें ये होता है कि हवाओं की रफ्तार, जैसे हमारे वेदर स्टेशन लगा हुआ है कश्मीर पॉइंट पर मरी में, तो वहाँ पे हवाएं जो थी वो तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की रिकॉर्ड की गई विद स्नो। तो इसको हम ब्लिजर्ड कैटेगरी कर देते हैं। तो ये भी रिकॉर्ड हुआ। इसके साथ साथ जो हमारे राब्ता सड़कें हैं जिसमें लवारी टॉप है, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो बर्फबारी या सबसे ज़्यादा हम इसको एक नाम देते हैं स्नो लाइन, कि जहाँ पे मतलब बर्फबारी की रिकॉर्ड ज़्यादा होता है। स्नो लाइन वो जगह होती है जहाँ पे टेम्परेचर 0 हो जाता है। तो जो कश्मीर के इलाके हैं, खसूसन जो सेंट्रल कश्मीर है, बाग के इलाके हो गए, हवेलियाँ के इलाके हो गए, तो वहाँ पर इस पर काफ़ी 2008 के बाद सबसे ज़्यादा बर्फबारी उधर रिकॉर्ड हुई है। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, रात को भी इस्लामाबाद में पिंडी में बारिश हुई है, तो ये अभी सिस्टम मौजूद है और अभी अगले 24 से 48 घंटों में ये मजीद बर्फबारी का बायस बनेगा। लेकिन ये वाला जो सिस्टम चल रहा है ये पिछले सिस्टम से कदरे जो है कम इंटेंस है या कम है। अब बात अगर करें तो क्लाइमेट चेंज की बात है, लेकिन ये जो है चीज़ें हैं ये पहले भी होती रही हैं। अच्छा, लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि इनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। जैसे कि पिछला जो हमारे पास विंटर सीजन था वो ड्राउट था, उसमें कोई भी स्नो स्टॉर्म नहीं आ सका। 2022 की आपने जिक्र किया, तो 2022 के बाद ये 4 साल के बाद एक स्टॉर्म आ रहा है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज।
अच्छा तानिश, तो ये बताएं कि जब जहाँ तक मुझे याद है, जब हम बहुत छोटे होते थे, सर्दियों की बारिश का जो दौरानिया होता था ना, वो कम से कम 7 दिन तक लगातार चलती रहती थी, पर वो हल्की हल्की बारिश होती थी, वो जिसे कहते हैं सर्दियों की झड़ी लगी जी, उससे कोई नुकसान हमने कभी नहीं देखा कि जी लोगों के घर जो हैं वो गिर रहे हैं या इस तरह। लेकिन अब जो है वो बारिश बेशक एक आध दिन होती है, लेकिन हमें तबाही ज़्यादा नज़र आती है। व्हाई इज दैट सो? ये क्लाइमेट चेंज का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इवेंट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, जब उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। आप सर्दियों का जिक्र करिए, जैसे इसको हम जुमरात की झड़ी कहते हैं, 7 दिन बारिशें चलती थी, पुराने कल्चर में भी हमारे ये मतलब कि मौजूद है। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह अभी पिछले 4 सालों से एक फिनोमेना है, उसको हम कहते हैं लानीना। लानीना विंटर्स में होता है, जब पैसिफिक ओशंस जो होता है उसमें टेम्परेचर्स मामूल से कम होते हैं, तो हमारे पास विंटर्स रेंज जो होती हैं या विंटर स्टॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उसमें होते तो कम है, लेकिन एक इवेंट ऐसा आएगा जिसमें इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा तबाह हो सकता है। अच्छा, और इज दैट सो कि अगर सपोज पहले बारिशें हो ही नहीं रही हैं, लेकिन अगर एक या पहली ही बारिश आएगी तो वो इतनी तेज़ आती है कि वही इतनी तबाही मचा के चली जाती है। सो इज दैट सो कि मतलब होती पहले नहीं है, जब होती है तो बहुत तेज़ होती है? यस, इसी तरह ही है। इसकी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है कि एटमॉस्फेयर अपने अंदर हीट को एक्यूमुलेट करता रहता है जब तक बारिश नहीं होगी, क्योंकि बारिश के बाद ठंड होती है तो हीट एक्यूमुलेट होती है। सेम गोज विद आवर मूनसून पैटर्न भी इसी तरह चेंज हो रहे हैं कि जब गर्मी पड़ना शुरू होती है तो एक सीवियर हीट वेव होती है, जब तक उसके बाद जो होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर, हमें ये चीज़ देखनी है कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है, तो एटमॉस्फेयर भी अपने आप को स्टेबलाइज करती है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है तो उसको स्टेबलाइज करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो तकरीबन ज़मीन की तरफ लेके जाती है, या अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत एक्सट्रीम किस्म का वो इवेंट जो है वो ज़मीन पर आता है। मैं साइंसी लिहाज से ये पूछना चाहूँगा, वैसे तो कुदरत का निज़ाम है बर्फ़बारी और बारिश, लेकिन किसी जगह पे हवाओं की, जो आपने मगरबी हवाओं का जिक्र किया, उसकी वजह से बर्फ़बारी होती है या टेम्परेचर की कमी की वजह से बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होता है? बर्फबारी का जो बुनियादी बायस बनता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बनती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली सेंट्रल एशियन जो ममालिक हैं, उज़्बेकिस्तान हो गया, साइबेरिया हो गया, वहाँ से कोल्ड एयर जो है उसको एडवेक्ट करके हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के पास लेके आती है। तो जो कोल्ड एयर है अपने साथ वो फिर सिस्टम भी वो बर्फबारी भी लेके आती है और ठंड भी लेके आती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज द मेन कॉज ऑफ स्नोफॉल। इस दफ़ा क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एबटाबाद में भी 10 साल बाद जो है वो बर्फबारी? इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी वो कोल्ड बहुत ज़्यादा थी, उसने, आप ये समझ लें कि साइबेरिया से डायरेक्ट हवाएं जो थी हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट में लेके आई थी। यूजुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतनी कोल्ड नहीं होती, तो जैसे आपने एबटाबाद की बात की, 2016 के बाद वहाँ पे बर्फबारी हुई है, तो 10 साल के बाद। 10 साल के बाद। अच्छा, ये बताएं कि ये आप लोग कैसे फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब हाँ, ब्रेक डाउन करके बताएं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक हमारी समझ से बाहर की साइंस है। सो हाउ डू यू डू दैट? जैसे आप गूगल पे देखते हैं, आप लिखेंगे इस्लामाबाद वेदर, वेदर कब बारिश है, तो बेसिकली एंड यूजर को वो तो अपडेट देता है। अपडेट, उसके पीछे एक ना मॉडल वर्क कर रहा होता है जिसको हम न्यूमेरिकल वेदर मॉडल कहते हैं, ठीक है? वो गूगल का IBM। इसी तरह जहान में दुनिया में हर कंट्री का अपना मॉडल है। पाकिस्तान का अपना इंडिजिनस मॉडल नहीं है, तो हम उस पर काम अगले सालों में आगे करेंगे। तो हम बेसिकली थर्ड पार्टी डाटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे, अच्छा जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, थोड़ी लंबी गुफ्तगू कर लेते हैं। इस कमरे में बैठा हूँ तो आप मुझे बताएं टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? यहाँ पर टेम्परेचर होगा 16। आप बताएं 17 कितना होगा? 12-13। इसको वैलिडेट कौन करेगा? एक मैं सेंसर लगाऊंगा जो वैलिडेट करेगा। तो आप समझें, आप मॉडल ले हैं, आप मॉडल भी हैं, तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स का हमारे पास डाटा अवेलेबल है, और हमारे पास स्टेशन पूरे पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया, 300 वेदर स्टेशन हमारे पास लगे हुए हैं। तो हम अपना मॉडल जो है, हर मॉडल को उसके लिहाज से वैलिडेट करते हैं, और मशीन लर्निंग और AI के थ्रू जो है हम अपने यूजर्स को बेहतरीन मॉडल का डाटा देते हैं। तो हम फिलहाल ये काम कर रहे हैं, लेकिन फर्दर फ्यूचर में इंशाल्लाह आने वाले 3-4 सालों में हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान का अपना इंडिजिनस AI वेदर मॉडल बना सकें। अच्छा, आपके दिमाग में ये प्लान कैसे आया, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आपको वेदर पे काम करना चाहिए? क्योंकि प्रोफेशन तो चूज करने के लिए आपके पास उस वक्त बहुत थे, बट व्हाई क्या फोरकास्टिंग? मेरे साथ टीम है हमारी, और हम लोग बड़े पैशनेट लोग हैं। हम बेसिकली पूरी कम्युनिटी को प्रेजेंट, आपको पता है पाकिस्तान में वेदर कम्युनिटी है बहुत बड़ी, जो कि ऑनलाइन कनेक्टेड है, और लोग मतलब, क्योंकि मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक वेदर मैन या वेदर वुमेन एग्जिस्ट करती है, तो हम इस तरह के लोग थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जर्नी चलती गई। हमने डॉक्टर हनीफ का, जैसे मैंने जिक्र किया, वो हमारे साथ आए, तो हमने फिर इन्वेस्टमेंट भी आती गई, तो हमने इसको आगे लेके जाते हैं। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले AI का जिक्र किया। AI तो अभी हालिया सूरत हाल में आया है, लेकिन AI से पहले जब नहीं होता था तब भी वेदर अपडेट्स तो होती थी। सो क्या डिफरेंस आया है? जैसे मैंने आपको बताया था गूगल मॉडल का, तो एक 2 किस्म के वेदर मॉडल होते हैं। एक AI मॉडल होता है, एक न्यूमेरिकल वेदर मॉडल होता है, जो फिजिक्स के उसूलों पे कायम होता है। जैसे उसमें फिजिक्स की इक्वेशंस जो होती हैं वो रन हम करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन AI के आने से ये है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं,
जैसे कि ये वाला एक्सट्रीम इवेंट होगा, कोई भी एक्सट्रीम इवेंट, उसको प्रिडिक्ट करना आसान हो गया क्योंकि वो मशीन लर्निंग के थ्रू उस इवेंट को पिक करता रहता है। अगले आने वाले 72 घंटों में कौन कौन से इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई है? तो अभी जो सिस्टम है मुल्क के नॉर्दर्न एरियाज़ में है, जैसे कि मरी गलियात में आज दिन में भी बर्फबारी होगी, लेकिन इंटेंस नहीं होगी। पहले बर्फ़ पड़ी है, इसके लिहाज से वो जाहिर बात है थोड़ा सा मसला होगा। बाकी बाबूसर वगैरह तो बंद है, नीलम वैली में होगी, मुजफ्फराबाद में होगी, नारायण कागान में, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में, और ऊपर मालम जब्बा और कालाम के इलाकों में। तो उसके बाद ये सिस्टम रुक जाएगा, लेकिन मजीद सिस्टम इस महीने के आखिर में भी हैं और अगले महीने के शुरू में। तो ये सिस्टम जो है ना बारिशों के चलते रहेंगे। तो ये दौरानियात या आप लोग इसी तरह इंडिकेट करते हैं जैसे आप लोग टेम्परेचर का बता रहे हैं कि मॉड्यूल काम करते हैं, मॉडल ए मॉडल बी से आप लोग, तो ये जो इतने दिन चलेगा, इतना यहाँ इतनी शिद्दत इतनी आएगी, ये कैसे, ये भी ऐसी मॉडल्स के थ्रू होता है? मॉडल्स के थ्रू होता है और इसमें एक और चीज़ होती है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी होती है कि एक तजर्बा होता है इंसान का, कि इंसान एक मेट्रोलॉजिस्ट हमारे पास है, वो वेदर देख रहा है, क्योंकि मशीन या मॉडल जो है उसका एक लिमिटेशन है। एट द एंड से जो होती है वो ह्यूमन बीइंग की होती है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस मेट्रोलॉजिस्ट भी हैं जो कि इन चीज़ों को सारे एनालाइज करके फिर फोरकास्ट। ठीक है, ये जो ब्लिज़र्ड जिसका आपने जिक्र किया, आगे आने वाले वक्त में कोई पाकिस्तान में इसकी पेशगोई है मुतवक्के? अब फिलहाल तो फिर जब हम अभी फरवरी में जाएंगे तो टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इस तरह का ब्लिज़र्ड अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन फोरकास्ट चेंज होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट जो होती है उसकी वैलिडेशन थोड़ी कम हो सकती है। जिस तरह लीड टाइम बढ़ता है तो एक्यूरेसी कम होती जाती है। तो 7 से 10 दिनों में फिलहाल नहीं है। ठीक है दानिश साहब, मुझे ये समझाइएगा कि इस वक्त ये जो सारा सिस्टम हम ऑब्जर्व करते हैं, गर्मियों के अंदर गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, सर्दियों के अंदर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, खुश्क सर्दी बहुत अरसा इस साल रही है, ये तमाम तर जो मौसमियाती तब्दीली है ये नो डाउट क्लाइमेट की वजह से है, लेकिन इसके लिए अब हमें क्या किस तरीके से करने की ज़रूरत है, क्या काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले वक्त में ये मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब होने के खदशात और ख़तरे जो है वो लाहक हैं। सो इस दफ़ा गर्मियों का जो पहले से एक प्रेडिक्शन होती है कि सर्दियों के दौरान इस दफ़ा लंबा होगा जो कहा जाता था, आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक इस दफ़ा सर्दियों के दौरान यह कहाँ तक जा सकता है और गर्मियों का आगाज़ कहाँ से होगा, किस तरीके से होगी? ऑल्दो एक लंबा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन कुछ तो होगी आप लोगों की। तो फिलहाल ऐसा है कि जो बारिशों का सिलसिला अभी रमज़ान शुरू हो जाएगा, स्प्रिंग शुरू हो जाएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो बारिशों का सिलसिला ये जारी रहेगा। सर्दियाँ थोड़ी लंबी चलेंगी और गर्मियाँ जो हैं जैसे कि अप्रैल में शुरू हो जाती हैं तो गर्मियाँ थोड़ी सी डिलेड होंगी इस बार, मई के आखिर तक। तो वो फिर क्या गर्मियाँ आखिर से भी डिले होंगी? लेकिन वो जितनी अगर थोड़ी सी गर्मी आएगी जून में तो वो बहुत इंटेंस होगी। एग्जैक्टली, मैं यही इसी तरफ आना चाह रही थी कि जितनी फिर कम आती हैं और जितनी लेट आती है वो उतनी ही शिद्दत से नहीं आती, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में हमने ये देखा है कि जितना वो डिलेड आ रही है तो वो बहुत शिद्दत से आ रही, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। लास्ट ईयर हमने एक और चीज़ जो एक्सपीरियंस की थी कि वो जो गर्मियों वाला मौसम है, असल जून जुलाई वाला, वो स्किप करके डायरेक्टली हम अगस्त वाले मौसम में जो है वो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो चिपचिपे वाला हब्स वाला मौसम जो है एकदम से क्लाइमेट चेंज का भी कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे ओशंस जो हैं वो ज़्यादा हीट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो ह्यूमिडिटी की वैल्यूज़ हैं वो हर साल बढ़ती जा रही हैं। तो एक तो टेम्परेचर होता है जो आप डिवाइस पे देखते हैं 35, फील्स लाइक टेम्परेचर हर साल बढ़ता है। फील्स लाइक टेम्परेचर वो है जो बेसिकली फील्स लाइक हर बंदा अलग से महसूस करता है। मैंने काले कपड़े पहने हैं, तो आप लोग क्या ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हर किसी को इक्वेशंस हैं जो मतलब के साइंटिस्ट ने बनाई हुई है, वो मैं उनको मानता हूं कि 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हर बंदे का हसासियत जो होती है सेंसेस वो अलग अलग। लेकिन मैं किसी हद तक एग्री करता हूं कि फील्स लाइक टेम्परेचर आपको एग्जैक्टली फील हो रहा होता है कि ज्यादा है टेम्परेचर जितना नजर आ रहा है। अगर 34 डिग्री नजर आ रहा है तो इट मींस कि वो 37 38 महसूस हो रहा है वहाँ पे। ऐसे ही है। अब सर्दियों में ऐसे होता है जब विंड चिल चलती है, हवा चलती है, तो 10 टेम्परेचर है तो आपको 0 फील होता है। तो इट्स मतलब कम्प्लेक्स साइंस। अच्छा, आप लोगों की प्रोडिक्शन में सिर्फ और सिर्फ मौसम की आप प्रोडिक्शन कर रहे हैं या ऐसी कौन सी शाहराएं हैं जो बंद होंगी, ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर ट्रैवल एडवाइजरी भी आप लोग जारी करते हो? कुछ इस हम ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं, लेकिन जो फिर वो जो वहाँ की शाहराएं या मतलब के ट्रैफिक की रवानी है वो ज़्यादातर हुकूमती इदारों के वो उनके डोमेन में आता है, तो हम बेसिकली एक एडवाइजरी अपने यूजर्स को जारी कर देते हैं। तो बेसिकली एनडीएमए और वगैरह पीएमडी वगैरह और ज़मींदारों और किसानों के लिए भी आप लोगों की कोई जो क्योंकि मैं आपकी देख रही थी, आप लोग की बाकायदा ऐप है राइट? तो उसमें इस तरह की कोई प्रिकॉशंस देते हैं कि उन फसल की कटाई का कौन सा टाइमली कर लेना चाहिए, बारिशों का दौरान या शुरू हो जाएगा? कंपनी का जो बनने का मकसद था वो किसानों के लिए था, क्योंकि किसान अगर फर्ज करें आप किसान हैं, आपने एक स्प्रे करना है, सबसे ज्यादा डैमेज ही वो बेचारे हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि कल बारिश होगी और स्प्रे कर दें तो आपका स्प्रे ज़ाया
ज़ाया हो जाएगा 1000-2000 का। तो बेसिकली हमारी सर्विस है ही किसानों के लिए, तो हम उनको ऑडियो अलर्ट, हम बेसिकली टेलकोस के साथ, जोन के साथ, जैज़ के साथ, टेलीनॉर के साथ, उनके साथ हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो हम अपनी सर्विसेज उनके थ्रू जो है टेलकोस के नंबर्स के थ्रू हम मैसेजेस भेजते हैं लोगों को। ठीक है, आप लोग काम करते रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, उसमें खासतौर पे एनडीएमए आपने मेंशन किया था, और इसी तरीके से जो एनएचए काम करती रही है, वो भी सूबाई जो मैनेजमेंट के इदारे हैं उनके साथ काम करती है। सो आपके मुताबिक एक प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन है, कैसी चेन ऑफ कमांड है और कैसा इंटरेक्शन आप लोगों का चलता है? आप लोगों की बात सुनी जाती है, आप लोग उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं, क्या ली जाती हैं आप लोगों से? जी बिल्कुल ली जाती हैं। मतलब जो हमारे ओनर्स हैं, मतलब हुकूमती इदारे के जो लोग हैं, वो काफ़ी मतलब वेलकमिंग हैं और काम हमारे साथ करते भी हैं। जैसे कि अभी हम एक वन नेटवर्क के साथ भी काम कर रहे हैं। हम आप जैसे इस्लामाबाद से लाहौर तो आप ट्रैवल करते होंगे, तो हमारी ऐप में अब उसका पूरा वेदर आ रहा होता है, जिसमें फॉग पता चल रही होती है, हेल स्टॉर्म कहीं आ रहा है, तो वो हम काम दूसरे इदारों के साथ कर रहे हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो और मैं समझता ये हूँ कि पाकिस्तान का मसला, क्लाइमेट चेंज का मसला एक बंदा या एक इदारा हल नहीं कर सकता। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मतलब कि सब लोगों को एक स्टेज पे आना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान हाँ तरक्की भी कर सकता है। एक और मेरा सवाल है, दुबई में हम बारिशें भी देख रहे हैं, इस बार तो हमने वहाँ बर्फबारी भी देख ली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्लाइमेट चेंज तो ठीक है, समझ आती है, बट इतना डिफरेंस। दुबई का एक इलाका है रैसुल खैमा, वहाँ पे बर्फबारी वैसे होती रहती है, वहाँ तो हमने वहाँ पे होती रहती है, लेकिन हेल स्टॉर्म वहाँ भी बढ़ रहे हैं आने वाले वक्तों के साथ। रिसेंटली में मैंने देखा कि दुबई में मेन मतलब दुबई में भी जो है बर्फबारी हुई है। सीरियसली? या एग्जैक्टली। सऊदी के रियासत खैमा का तो हमेशा से हमने ठंड का भी सुना है, होती रहती है तबूक के रीजन में, वो मतलब हिस्टोरिकली क्लाइमेट वहाँ का ऐसे ही है, तो वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है हमारे निस्बत, मतलब तबूक में। अच्छा। क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने बताया था नॉर्थ पोल से हवाएं नीचे आती हैं, ठीक है, तो तबूक जो है तबूक बेसिकली मेडिटेरियन के पास है, तो उनके पास ना हमारे पास पहाड़ है ऊपर नॉर्थ में। अगर फर्ज करें इस्लामाबाद के नॉर्थ में पहाड़ ना होते ना, तो हमारा वेदर कोयटा की तरह होता, ठंडा, ठीक है। ये पहाड़ हमारी सर्दी रोक लेते हैं। अच्छा। लेकिन और ये मानसून भी फिर रोकते हैं ना, अगर ये ना होते तो मानसून भी ना होता फिर। अच्छा। तो इट्स मतलब ये ज्योग्राफी जो है काफी डायनामिक्स को गवर्न करती है। और कोयटा की क्या सूरत हाल है? कोयटा में अभी बर्फबारी रात को हुई है, 3-4 इंच हुई है, तो अभी मजीद बर्फबारी होगी इस महीने के। और कोयटा की वजह क्या है कि वहाँ पर गर्मी आती है? अब देखें, ये जरा समझाइएगा हमें कि गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी उस तरीके से नहीं आती, ठीक है, और वहाँ पर बर्फबारी भी होती है, लेकिन कोयटा के अंदर गर्मी जब आती है तो गर्मी की भी शिद्दत ज्यादा होती है। कम है या क्या वजह? अच्छा, कोयटा का जो क्लाइमेट है बेसिकली वो दोनों एक्सट्रीम क्लाइमेट है। कोयटा हो गया, ईरान का रीजन हो गया, तफ्तान वगैरह, या पूरा मिडल ईस्ट हो गया, ये इस रीजन पे है जहाँ पे सन का एंगल जो है वो काफ़ी मतलब कि मैटर करता है गर्मी के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो ये यहाँ पे अब मैं हेडलेस साइकिल होता है, थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वार्म एयर जो होती है वो डिसेंड करती है इस पूरे रीजन पर, और सर्दियों के लिहाज से यहाँ पे डायरेक्ट साइबेरिया की हवाएं आती हैं, तो बेसिकली कोयटा का क्लाइमेट हार्श है और बारिशें भी कम। ठीक है। हाँ, एक फनी सी बात होगी वैसे, मैं लेकिन बताना चाहूँगी, कोयटा में जो है वो मैंने सुना था, एक बंदे थे उनके सर पे बाल नहीं थे, सो ही वाज लाइक वहाँ ठंड इतनी पड़ती है कि सोच है, लेकिन वहाँ गर्मी इतनी पड़ती है कि मेरी स्किन जो है ऊपर से वो बिल्कुल जल जाती है, इतनी गर्मी होती है। आई वाज रियली शॉक कि जहाँ इतनी ठंड पड़ती है वहाँ इतनी गर्मी कैसे पड़ सकती है। जानी साहब, आखिर में कोई एडवाइजरी, कोई चीज़ आप हमारे नाज़रीन को स्पेशली आज मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब एडवाइजरीज जो होती हैं, इंसान जैसे लोग, मतलब आप जो अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना, उसकी वजह से जो सैलाब है, ये चीज़ है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, तो इनको सीरियस लें, इन पे काम करें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी मतलब कि अपनी तरफ से कुछ साइंसदान ना बने, साइंटिस्ट को अपना काम करने दें। क्या गलतियां आप सबसे ज्यादा नोट करते हैं जो लोग करते हैं? क्योंकि आपका भी डिपार्टमेंट है, वैसे ही बहुत गलतियां करते हैं, डायरेक्टली काम तो नहीं है, लेकिन हमारा हम इरेशनल है थोड़े, हम रैशनल नहीं है, ठीक है। हम ना मतलब बेसिकली साइंस और उस चीज़ों को ज़्यादा, मतलब हमारा वो जो मसला है ना, हम थोड़े कंजर्वेटिव टाइप लोग हैं, ठीक है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम लोग साइंस को फॉलो करें और उसके लिहाज से अपनी ज़िंदगी या मामूलात को तरतीब दें। ऑलराइट, वेल, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, जाते जाते हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल एडवाइजरी लाजमी चेक कर लें। मैंने उस दिन भी 2 से 3 जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोगों को बताई थी। एक तो कोई भी गाड़ी का इस्तेमाल करें, अगर आपने पहले ड्राइव नहीं किया हुआ स्नोई एरिया में, तो प्लीज़ किसी साथ ड्राइवर को लेकर जाएं। अगर खुद पर एतमाद है, आपने जाना ही है, तो फिर कोशिश करें कि गाड़ी में, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेदर होगा,
कूलेंट जो है वो गाड़ी के अंदर इस्तेमाल करें। कूलेंट का सिर्फ काम गाड़ी को हीट जो है उससे प्रोटेक्ट करना नहीं होता, बल्कि उसका जो वो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, वो भी 0 से नीचे होता है। पानी का 0 है वो आपकी गाड़ियों को जो है वो जाम कर देगा। दूसरी चीज़, स्नोई टायर का इस्तेमाल करें। अगर स्नोई टायर जो है वो अफोर्डेबल नहीं है तो चेन्स का इस्तेमाल जो है वो करें। और ये कोशिश करें कि अगर आप लोग हीटर लगा रहे हैं और बर्फ़ में आप लोग स्टक हो गए हैं तो ज़रा शीशे जो है नीचे कर लें, हीटर को बंद कर लें, थोड़ी सी सर्दी के साथ अपना क्लाइमेट जो है वो बनाए, वरना कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आप लोगों की डेथ भी हो सकती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विल टेक अ ब्रेक जी, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है कि हम जाए हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग अपने गेस्ट की तरफ बढ़ें और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि अक्सर आउटडोर आपको लेकर जाते हैं। हमारी टीम के 2 बच्चे नूर और अतीउल्लाह जो है वो काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने मीरपुर की जो नमल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के हवाले से एक एक्सपो जारी थी, जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से लोग शिरकत कर रहे थे। सो उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आइए आपको दिखाते हैं। आज मैं आपको नमल यूनिवर्सिटी मीरपुर कैंपस के हालिया एक्सपो के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहती हूँ। ये एक्सपो खास तौर पर इसलिए मुनक्किद किया गया था ताकि तुलबा दुनिया के मुख्तलिफ ज़ुबानों, सकाफ़तों और खानों से वाकिफ़ हो सकें। इस एक्सपो में 27 गैर मुल्की ज़ुबानें कोर्सेज के ज़रिए मुतारिफ़ कराई गईं। इसका मकसद सिर्फ ज़ुबानें सीखना नहीं था, बल्कि तुलबा को बैनुल अक़वामी मयार की तालीम और दुनिया के मुख्तलिफ मौक़ों से रोशनास कराना भी है। Bienvenidos al Departamento de Español. Vengan a aprender español con nosotros. Halo orang-orang Pakistan, selamat datang di Departemen Indonesia. लैंग्वेजेस आजकल एक ग्लोबल पावर बन चुकी है और आप नमल में आके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप और ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। ज़ुबानें सीखने के साथ साथ तुलबा को मुख्तलिफ ममालिक की रिवायात और सकाफ़त के बारे में जानने का मौका भी मिला, जो वाकई ही बहुत दिलचस्प तजुर्बा था। और बात सिर्फ ज़ुबानों तक महदूद नहीं रही। एक्सपो में हर मुल्क की मखसूस खुराक, रिवायती लिबास और सकाफ़ती सरगर्मियाँ भी पेश की गईं, जिसकी बदौलत तुलबा और मेहमान वाकई ही मुख्तलिफ ममालिक की ज़िंदगी का एहसास कर सकें। ये इल्म के साथ साथ एक तफरीह का भी शानदार मौका था। मुख्तसरन ये एक्सपो सिर्फ तालीम नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सकाफ़त और ज़ुबानों का जश्न था। उसने तुलबा के नज़रिए को वसी किया और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से करीब तर महसूस करवाया। आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स तुलबा में इल्म, दिलचस्पी और सकाफ़ती आगाही पैदा करने के बेहतरीन तरीके हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी उन्हें ऐसे मज़ीद मौके मिलेंगे। थैंक यू नूर अतीउल्लाह। बहुत अच्छी एक कम्पैक्ट जो है किस्म की हमने रिपोर्ट देखी, जिसमें सकाफ़त और जो ज़बान है उन दोनों की हमें आपस में मजमूई तौर पर वो नज़र आया कि जब डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं सीखते हैं, चाहे वो बाहर से आए हुए लोग हों, तो उनको हमारी सकाफ़त के बारे में भी पता चलता है। आप बढ़ेंगे जी अपने सेगमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जिल्द की उम्र भी अब बढ़ती है। पहले हम देखते थे कि लोगों की उम्र बढ़ती है, अब हम इस बारे में बात करते हैं कि जिल्द की उम्र कैसे बढ़ती है, इसकी वजूहात क्या हैं, और कुछ लोग जो हैं वो जिल्द की जो एज होती है उसको रोकने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं। कुछ लोग न्यूट्रिशन अपनी ज़्यादा कर लेते हैं, अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इफ़ेक्टिव होता है या नहीं, और इसमें हमारे लाइफस्टाइल का कितना अमल दखल होता है, स्पेशली जितना हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया, यूवी रेस से बचने के लिए फ़ोन स्क्रीन्स की शुआएँ भी जी इवन हमारे स्किन को डैमेज करती है। ये सारी वो चीज़ें हैं। और आजकल मिथ्स भी बहुत हो गए। कोलेजन पाउडर पिएंगे तो ये होगा, बायोटिन पिएंगे तो ये होगा, विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो सवालात तो बहुत हैं। सो आज जवाबात लेने के लिए हमारे पास बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कि जिंक
जिंक की डेफिशिएंसी है, फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3 है, विटामिन ई, सी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी एजिंग जो है वो होती है, और फिर उसके लिए कौन से प्रोसीजर्स अपनाने चाहिए उसी के ऊपर बात करेंगे। और आज का हमारा सेगमेंट होगा सुबह की सेहत में ग्लोब सेगमेंट। आज हमारे साथ मौजूद है ग्लो अप में डॉक्टर आयशा वहीद, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नहीं हैं? मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। You Very look like nice. one. हम लोग बन गए हैं, थे नहीं, चलो अच्छी हमें कोशिश बनना कर पड़ा करके है। हो गए हैं। सो एजिंग फैक्टर बहुत सारों का ये मसला है। स्किन एजिंग कैसे Skin डिफाइन aging. पहले करेंगे आप, Yeah. ये बताएं हमें। देखें, हर चीज़ की एक लाइफ है, इंसान के ऑर्गन्स हैं, उसी तरह स्किन भी वक्त के साथ साथ एज करती है। तो जब आप मिड 20s को क्रॉस कर लेते हैं तो स्किन में स्लोली और ग्रेजुअली एजिंग के असरात आना शुरू हो जाते हैं। कोलेजन जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन में विजिबल चेंजेस स्लोली और ग्रेजुअली आना शुरू हो जाती हैं। ये कोलेजन की वैसे पैदाइश होती किस तरह है हमारी बॉडी में? क्या चीज़ें होती हैं जो कोलेजन प्रोड्यूस करती हैं? हमारी स्किन में मौजूद है कोलेजन, हमारे सारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में भी मौजूद है, नेचुरली बनती है। और ज़ाहिर है हम डाइट में जो डाइट में किन चीज़ों का intake? जो हम प्रोटीन टाइप की चीज़ें इंटेक करते हैं वो प्रोटीन ब्रेक डाउन करके जो है वो कोलेजन बनाते हैं। ठीक है। सो एजिंग फैक्टर की वजह से सिर्फ ये रिंकल्स आना होते हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है कि आपकी स्किन जो है वो आप ग्रेजुअली Age करें। उसको ज़रूरत है कि ट्रीट किया जाए? एक तो ज़ाहिर है ग्रेजुअली स्किन एज करती है, नेचुरल प्रोसेस है, हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल ये चीज़ें भी उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं धूप की, सनलाइट की, वो बहुत ज़्यादा जो है स्किन को जल्दी एज करती हैं। जिन लोगों का सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोजर है, जो आउटडोर्स हैं, उनकी स्किन पे आप देखें तो ज़्यादा जो है वो एजिंग के असरात होंगे। इसके अलावा जो पोल्यूशन है वो भी, फिर हमारी डाइट जो हम जंक फूड लेते हैं, जो हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, अनहेल्दी चीज़ें लेते हैं, इसके अलावा स्ट्रेस है, नींद का पूरा ना होना, तो ये सारी चीज़ें मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर एक बच्ची अपना ख्याल रखना शुरू करती है और उसको एज फैक्टर जब वो अपना 35 क्रॉस करती हैं, जब 40 क्रॉस करती हैं, लेकिन वो उनकी प्रॉपरली अगर स्किन रूटीन चल रही हो, जिसमें मैं बात नहीं कर रहा कि किसी प्रोसीजर्स की, सो उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। देखें, जो नेचुरल एजिंग है वो तो आपकी हो रही है, लेकिन जो बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको अगर कंट्रोल किया जाए तो डेफिनेटली बिल्कुल सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ता है। अच्छा ये बताएं, ख़वातीन और मर्द हजरात की अगर हम बात करें, पहले हमें देखने में आता था कि सिर्फ ख़वातीन की चेहरे में झुर्रियाँ हमें नज़र आने लगती थी, अब वो किसी हद तक मर्दों में भी कॉमन होती नज़र आ रही हैं। पहले सिर्फ ख़वातीन जो है अपनी स्किन के लिए डॉक्टर्स या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती थी, अब उसका रुझान मर्दों में भी देखने में आ रहा है। इनकी वजूहात क्या है? लाइफस्टाइल की वजह से ही है या फिर कोई इंटरनल हमारी बॉडी में जो है ऐसी चीज़ों की कमी हो रही है? देखें, एजिंग चाहे मर्द हैं या ख़वातीन हैं, दोनों की स्किन में होती है, पहले भी होती थी। बिल्कुल। अब ये है कि लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, इसलिए अब मर्द हजरात भी काफ़ी स्किन केयर की तरफ आ रहे हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जनरली स्पीकिंग मर्दों की स्किन चूँकि थोड़ी थिक होती है, उसमें कोलेजन ज़्यादा होता है, तो उनकी एजिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, लेकिन होती दोनों में ही है। लेकिन अवेयरनेस की वजह से जो है अब मर्द भी स्किन केयर कर रहे हैं, जो कि करनी चाहिए। ठीक है। सो आपके पास डॉक्टर साहबा किस किस किस्म के केसेस आते हैं एजिंग को लेकर, और क्या एज ग्रुप जो है वो इस एजिंग फैक्टर में आता है? जनरली तो हर एज ग्रुप आता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग 20s से लेके 40s या 50s तक जो है लोग आते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं और मर्द हजरात भी जो 20 से 35 तक क्यों आते हैं लोग? इस एज में इट्स टू अर्ली। नहीं, इट इज़ नॉट टू अर्ली। स्किन के देखें, सिर्फ एजिंग के नहीं, स्किन के और मैं एजिंग के हवाले से एजिंग के हवाले से भी बात कर रहे हैं। देखिए 20s में भी लोग आते हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया है, सेल्फी का ज़माना है, लोगों को अपने चेहरे पे जो शायद आप किसी के चेहरे पे एक लाइन, एक नुक्ता, एक दाग, एक डॉट नहीं नोट करते, लिटरली लोग आते हैं और वो मुझे नई चीज़ें चेहरे पे नज़र आ रही होती हैं, और वो फिर अपनी सेल्फी लेके उसको क्लोजअप करके मुझे दिखाते हैं कि ये देखें, ये निशान है या ये चीज़ है। सो हाउ यू ट्रीट देम? लाइक आप उनको समझाती हैं कि इस वक्त ज़रूरत है या नहीं है? साइकाइट्रिक के पास भिजवाना चाहिए सबसे पहले। ज़ाहिर एक अच्छी काउंसलिंग, उनको थोड़ा सा समझाना,
क्योंकि लोग इतना ज़्यादा अब ये सोशल Conscious मीडिया हो गए। और सेल्फी की वजह से एक अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। तो सबसे पहली चीज़ हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बॉदर करने वाली नहीं है। ठीक आयशा, कितना डेंजरस है अगर आप 20s की बात करें कि बच्चे 20s में आके अपनी स्किन को लेके इतने कॉन्शियस हैं, वो जाहिर है वो उस टाइम से मेडिकली उसको ट्रीट करना शुरू करेंगे तो वो 40 तक जाएंगे तो स्किन का क्या ही हाल होगा। क्योंकि बेशक आप ऊपर से एक सपोज किसी चीज़ को आप बार बार रगड़ा करके साफ करते रहें तो एट द एंड उसका क्या हालत होगी। देखिए 20s में भी स्किन केयर की ज़रूरत है, ठीक है। अब कोई अगर मेरे पास 20 ईयर लड़की आ रही है, मेरे पास 30 साल की आ रही है, 40 साल की आ रही है, सब के लिए एक अलग प्लान होगा। 20 वालों का ये नहीं है कि हम डायरेक्टली कोई बहुत हार्श किस्म का कोई प्रोसीजर कर दें, उनको हम लेकिन जो अच्छी और- बज़िद हो सपोज कि हमने हार्श प्रोसीजर करना है। कुछ तो सोच के आए होते हैं ना। हाँ नहीं, उनको अगर आप तरीके से समझाएं तो उनको एक अच्छी स्किन केयर, एक अच्छे प्रोडक्ट्स चेहरे पे लगाने की, वो सीरम्स, वो क्रीम, सन Exactly, प्रोटेक्शन, skin care, इस हाँ। टाइप की स्किन केयर जो कि करनी चाहिए, वो हम रिकमेंड करते हैं। स्किन केयर तो इज डिफरेंट राइट। मैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो उसकी बात, जैसे कि क्यू स्विच करवा रहे हैं कुछ लोग जो हैं वो आई What थिंक is Q प्लाज्मा switch? इंजेक्ट करवा रहे। आई डोंट नो मच अबाउट इट, आई जस्ट हर्ड देयर 20s नेम्स। में क्यू स्विच और ये चीज़ें करवा सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है, 10 लोग अगर मेरे पास आए हैं, हो सकता है उनमें से 4 को ज़रूरत ना हो, 6 को ज़रूरत हो, तो वो करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि इशू क्या है और अच्छा, उसको ज़रूरत है आप कि हमें नहीं। ये बताएं, डिफ्रेंशिएट करें कि रिंकल्स हों तो उसके लिए कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो यूज़फुल रहता है। कुछ लोगों के उस पर धब्बे से बने होते हैं, उनके पिंपल्स के पुराने जो है उनके खड्डे से रह जाते हैं, उसके लिए कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो यूज़फुल होता है। हाँ, मैं तो पहले ये जानना चाहूँगा नाजिश के सवाल के साथ ही फॉलो अप में कि मैम एजिंग की वजह से आपके स्किन में फेस के ऊपर जाहिर क्या क्या होता है? ओके, जब स्किन एज करती है तो बेसिकली अंदर से बाहर तक सारी लेयर्स एज करती हैं। जो हमारी बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है, वो एज करता है। जैसे बाकी बॉडी की हड्डियों में चेंजेस आती हैं, फेस में भी बोनी रिजॉर्प्शन होती है। उसके बाद से लेके स्किन तक सारी लेयर्स में एजिंग होती है। स्किन में भी इलास्टिन, कोलेजन कम होता है। अब इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है कि स्किन थोड़ी लटक जाती है, लूज हो जाती है, चेहरे पे लाइंस नुमायाँ हो जाती हैं, माथे पे लाइंस, आंखों के इर्द गिर्द लाइंस, ये सारी चीज़ें नुमायाँ हो जाती हैं। इसके साथ साथ स्किन जो है वो डल हो जाती है। स्किन पे पिगमेंटेशन, निशान, दाग धब्बे होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली, तो ये इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है कि जो अंदर से लेके बाहर तक अब भरी नाजिश का जो सवाल था कि अब ये जो मुख्तलिफ इफेक्ट्स आए हैं, इन सब की ट्रीटमेंट क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी? सबकी ट्रीटमेंट सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। पिगमेंटेशन के लिए क्या होगी, रिंकल्स के लिए क्या होगी, स्किन का जो लटक जाना होता है उसके लिए क्या होगी? अच्छा, 2-3 बेसिक चीज़ें जो सब ने करनी होती हैं। एक सन ब्लॉक, सनस्क्रीन लगाना है। हमारी एनवायरनमेंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, वो तो फॉर एवरीवन। हाँ, वो फॉर एवरीवन है, क्योंकि सिर्फ उसी का रेगुलरली और रिलीजियसली इस्तेमाल से भी आप बहुत सारी एजिंग की मसलों को कंट्रोल कर और सकते उसमें हैं। भी SPF 60 अबव होना चाहिए। उसमें SPF 30 एंड अबव होना चाहिए। 30 and हाँ, 30 एंड अबव हमारे लिए, हमारे मुल्क के लोगों के लिए वो काफ़ी है। जो बहुत ज़्यादा आउटडोर जिनका 24 घंटे काम है उनके लिए हायर SPF। तो एक तो ये हो गया। फिर अच्छा मॉइस्चराइज़र हो गया, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हों जो स्किन को अच्छा हाइड्रेट करें, अच्छा मॉइस्चराइज करें। जैसा कि कौन सी चीज़ें? जैसा कि सिरामाइड्स हैं, जैसा कि हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो स्किन को हाइड्रेट करती हैं। फिर उसके अलावा जो है वो स्किन की एजिंग पे डिपेंड करते हुए मज़ीद हम प्रोडक्ट्स एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के ज़्यादा ओपन पोर्स या एक्नी प्रोन स्किन है, उसमें हम नियासिनामाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स देते हैं, अज़ैलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर थोड़ी सी मज़ीद एजिंग, कोई लाइंस, रिंकल्स, ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो हम रेटिनॉल वाले प्रोडक्ट्स उनको रात में लगाने के लिए देते हैं। तो वन साइज फिट ऑल नहीं है, हर चीज़ कस्टमाइज्ड है। सेम एज के अगर 4 लोग आएंगे मेरे पास तो चारों की सेम ट्रीटमेंट नहीं होगी। डेफिनेटली। अच्छा, ये जो स्किन केयर की हम लड़कियां जो है मोस्टली करती होती हैं, डिफरेंट सीरम्स लगाना, एक तो ये है कि कौन कौन सी सीक्वेंस होना चाहिए, दूसरा सबसे बेहतर टाइम कौन सा होता है स्किन केयर करने का, आया सुबह में या रात में ज़्यादा इफेक्टिव होता है? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो दिन में आपने नहीं लगाने होते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे कि रेटिनॉल है, वो आपने दिन में नहीं लगाना होता। एंड व्हाई इज दैट सो? वो बिकॉज सनलाइट की वजह से जो है ना, वो आपकी स्किन ज़्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है, तो वो आपने रात में लगाना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे विटामिन C है, नियासिनामाइड है,
मॉइस्चराइजर्स हैं, वो आप दिन में भी लगा Hyaluronic सकते हैं। acid। जी बिल्कुल, वो आप दिन में भी लगा सकते हैं, वो आप रात में भी लगा सकते हैं। ठीक। दिन में लोग इसलिए लगाते हैं कि रात में फिर वो रेटिनॉल वाले प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये तो एक प्रोसीजर आपने समझा दिया, जो हम ऑफर भी बात कर रहे थे कि पहले हम इसी पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो थ्रू क्रीम्स और मेडिकेशन। सो एक तो ये भी बताइएगा कि कोई मेडिकेशन भी इसमें होती है हेल्पफुल, और तीसरी चीज़ ये कि फिर हम आते हैं आपके प्रोसीजर्स की तरफ। तो प्रोसीजर्स कौन कौन से अडॉप्ट किए जाते हैं और वो क्यों अडॉप्ट किए जाते हैं, किस खास फैक्टर्स की वजह से अडॉप्ट किए जाते हैं? कि एज के साथ साथ आपकी माथे पे लाइंस आती हैं, आईज की साइड पे आती नेक हैं, पे आती हैं, नेक ठीक पे है, आती हैं, यहाँ ठीक पे है। आइज ये साइड आपकी पे, जो या, लास्ट exactly। लाइंस है जिनको हम नेजोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं, ये गहरे हो जाते हैं। इनकी अलग अलग ट्रीटमेंट है। अपर फेस पे जनरली हम बोटॉक्स लगाते हैं, ठीक है। जो अपर फेस के मसल्स को रिलैक्स कर देता है, आपकी जो लाइंस है, रिंकलिंग है, वो कम नुमायाँ हो जाती हैं। लोअर फेस पे देखिए फिलर का नाम फिलर है, उसका फिलिंग इफेक्ट है। तो ये जो डिप्रेशंस इधर इन जगहों पे Fill बन कर जाते देता हैं, वो उनको फिल ताकि जब करता surface है, एक हो जाती जी जब वो फिल करता है तो ज़ाहिर है वो यूथफुल लुक आती है। फिर इसके अलावा ऐसे रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं जैसे कि हाइफू है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी के और भी डिवाइसेस हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, वो थोड़ा सा स्किन को टाइट करने में भी, जो एज के साथ लूज हो जाती है, उसको भी हेल्प करते सो ये हैं। आई के साइड पे आप लोग बोटॉक्स यूज़ करते हैं? जी बोटॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए, गले के लिए ये फिलर्स फिलर्स होते हैं, ठीक है। और वो स्किन टाइटनिंग के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? ये स्किन टाइटनिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट लेज़र्स हैं, या जिसका मैंने नाम लिया हाइफू है, और RF माइक्रो नीडलिंग है। ये मशीन्स के ज़रिए ये वो चीज़ें हैं, ये भी स्किन को टाइट करने में और मज़ीद कोलेजन को बनाने में हेल्प करती हैं। तो डॉक्टर साहब, जो हम वीडियोस देखते हैं उसमें यहाँ से स्किन कट करके स्किन खींचना, और वो प्रोसीजर वो किस लिए वो होते हैं? क्या अगर होता है? कट करने की आप बात कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक सर्जरी है, जो कि फेस लिफ्ट है। ठीक है, वो पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के, वो भी तो एंटी एजिंग। जी बिल्कुल वो सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है। उसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के बेहोश करके प्लास्टिक सर्जन्स जो है वो ये वाली मैंने भी वैसे नहीं देखी थी, जो नजम को पता है ना कि जी गोश्त निकाल के लगा रहे होते हैं, कि मैंने भी नहीं देखी थी, बट ही हैज एन इन्फो। हाँ जी बिल्कुल, तो वो भी ज़ाहिर है एंटी एजिंग के लिए यूज़ होता है, सर्जिकल फेस लिफ्ट कहलाता है। ओके, सो बहुत वेरी सारी नाइस। चीज़ें हैं वैसे। अच्छा ये बताइए, लाइफस्टाइल में हम कौन सी चीज़ें जो हैं वो, और न्यूट्रिशन, जो हम सप्लीमेंट्स की तरफ लेट्स सपोज नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम न्यूट्रिशन वैल्यू के थ्रू ही अपनी सारी चीज़ें पूरी करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारी स्किन की जो है ग्लो के लिए, और इसको आप कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर एंटी एजिंग जो चीज़ें होती हैं? देखिए, एक बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं, उसमें आप गोश्त का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसमें आप फलों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सब्जियों का भी कर रहे हैं, पानी अच्छी मुनासिब मिकदार में पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक बैलेंस डाइट फराहम करेंगी। आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर यंगस्टर्स जो हैं वो वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स का इंटेक नहीं करते ही नहीं, तो इसलिए उनकी बैलेंस डाइट नहीं होती। फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ नींद का पूरा ना होना, स्ट्रेस एक बड़ी अहम वजह है। स्ट्रेस, जो जहनी स्ट्रेस है, वो भी हमारी स्किन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है एजिंग के लिए। ओके डॉक्टर साहिबा, डू यू बिलीव इन होम रेमेडीज? नॉट मच। मेरे बिलीव की बात नहीं है। हम बात करते हैं एज ए डर्माटोलॉजिस्ट वो चीज़ जो कि जिनके पीछे साइंटिफिक डेटा हो। कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी हैं जो शायद टेम्पररी सा उनको हाइड्रेट कर दें, या सूदिंग इफेक्ट ले आएँ, या ग्लो ले आएँ, जैसे एलोवेरा जेल है, या इस टाइप की चीज़ें हैं। हल्दी लगाना, व्हाट अबाउट द कैस्टर ऑयल, सेसमी ऑयल, जो ऑयल्स का जिक्र किया जाता है? नहीं, हम चेहरे पे डायरेक्ट नहीं एडवाइस करते, वो आपके पोर्स को ब्लॉक करके जिनकी खास तौर पे एक्नी वाली स्किन है वो मज़ीद एक्नी को भी बढ़ा सकती है। अच्छा, और ये चीज़ें देखें, इनमें से ये जो होम रेमेडीज़ हैं, कई चीज़ें हैं जो स्किन का बैरियर क्रॉस करके अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होती। लोग लेमन डायरेक्ट लगा रहे होते हैं, वो एसिडिक है, वो मज़ीद स्किन को डैमेज करता है। तो उससे बेहतर है कि आप विटामिन सी का इंटेक कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें जो लोग डायरेक्ट स्किन पे लगा रहे होते हैं वो टेम्पररी तौर पे एक शाइन दे देती हैं, टेम्पररी तौर पे एक सूदिंग इफेक्ट या हाइड्रेशन है, लेकिन वो बहुत आर्जी है, अंदर तक वो नहीं जाता। व्हाट अबाउट कि जो हम जिक्र करते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल्स का, मैग्नीशियम ग्लिसराइड का, सप्लीमेंट्स के अलावा बहुत सारे और हैं, वो क्यों लिए जाते हैं और क्या हेल्पफुल है उन? अक्सर लोग जिनको स्किन या बालों के मसाइल होते हैं, उनमें मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज होती हैं, तो वो हम उसको बैलेंस, और लोग बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो डाइटिंग कर रही है, अपनी डाइट सही तरह नहीं ले रही, तो वो उनको बैलेंस करने के लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल एक
हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप सारी चीज़ें एक बैलेंस में ले रहे हैं, आप में डेफिशिएंसीज नहीं है, फिर तो आपको आपको supplements की एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। Okay, are they helpful? Chemical peels, laser therapies दे आर for aging? वेरी हेल्पफुल। How? वो क्या करते हैं? केमिकल पील क्या हो करती है? लेजर क्या केमिकल करती है? पील एक एसिडिक केमिकल है ठीक है। जो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में और मुख्तलिफ उनकी कंसिस्टेंसी होती है और स्किन का वो टर्नओवर बढ़ाती है, यानी नए सेल्स बनाने में मदद देती है। आपके चेहरे पे जो पिगमेंटेशन है उसको कम करती है और स्किन पे ग्लो लेकर आती है। अच्छा, तो डिफरेंट टाइप के केमिकल अच्छा मुझे ये बताएं, कोलेजन पाउडर और बायोटिन पाउडर आजकल बहुत फेमस हुआ हुआ है और बहुत रिकमेंडेशंस भी आती हैं। एक तो ये बताएं कि बचना किस चीज़ से, पाउडर फॉर्म में लेना चाहिए, कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहिए, एंड किन चीज़ों में हेल्प करता है बेसिकली ये? कोलेजन पाउडर या बायोटिन की हाइप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर एक्चुअल अच्छा, रिजल्ट। फायदे इतने नहीं है। ठीक है, कोलेजन पाउडर है या कैप्सूल है या ड्रिंक्स हैं, वो टू एन एक्सटेंट आपकी स्किन को मे बी हाइड्रेट कर दें, लेकिन उनका आप समझ लें 10% 20% उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। आप सिर्फ अच्छा। वो ले लें और आप सोचें कि आपकी स्किन पे लाइंस नहीं पड़ेंगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक। वो बाकी चीज़ों के साथ एडिशनली अगर कोई लेना चाहता है तो ये उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। पाउडर फॉर्म में भी वो बेहतर एब्जॉर्ब होता है, प्लस हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसकी थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन बेहतर है, वरना जनरली कोलेजन जो आप लेते हैं आपके स्टमक में वो ब्रेक डाउन होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, ओके, लेट्स सपोज हम आपके पास आए हैं, तो क्या कमी आपको हमारे हम अंदर दोनों में नजर क्या कमी नजर आ रही आप है? दोनों- ऑन कैमरा बता दें आप अच्छा, हमें। ऑन कैमरा ये कि दोनों माशाल्लाह अच्छी स्किन है, ठीक है, ग्लो कर रही है, यंग है और कोई एज सच प्रोसीजर या किसी उस हार्श ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है कि अब यंग स्किन भी है। एक अच्छा स्किन केयर जिसके अंदर हम कहेंगे कि सन ब्लॉक लगाएं, मॉइस्चराइज करें, सोने से पहले मेकअप को प्रॉपरली रिमूव करके सोएं, बिल्कुल। और इस तरह के बेसिक स्किन केयर हैं। दिन में आपने कोई नियासिनामाइड का या विटामिन सी का सीरम यूज़ कर लिया, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं Basic एक चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा, इफ़ दैट्स सो, कि वो काम करती है या नहीं करती। मैंने बहुत सारी चीज़ देखी हैं और उस हवाले से मुझे बताइएगा भी, हमारी जो स्किन टोन में जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, एक इवन स्किन टोन नहीं होती, वो क्यों हो जाती है और उसको ठीक कैसे किया जाए, उस हवाले से बताइएगा। एंड मुझे किसी ने रिकमेंड किया था इवन टोन सी, वो क्या हेल्पफुल है या नहीं है? देखिए, मैं किसी एक प्रोडक्ट को तो इंडोर्स नहीं करूँगी कि हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि स्किन की टोन अनइवन क्यों हो जाती है, सबसे पहले हमें उसका फैक्टर देखना होगा। ज़ाहिर है आप यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट्स के साथ एक्सपोज्ड हैं, आप लोगों को स्क्रीन के हिसाब से थोड़ा बहुत मेकअप भी करना पड़ता है, लाइफ में स्ट्रेस भी है, नींद का इशू भी है, ये सारी चीज़ें कंबाइन होके जो है स्किन की टोन को अनइवन करती है। Okay. तो अनइवन टोन को अगेन, जैसे मैंने कहा, सनस्क्रीन, अ गुड मॉइस्चराइज़र या फिर ऐसे लाइटनिंग एजेंट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, उसके लिए आप केमिकल पील भी करवा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि अगर आप 20s में तो आप उसकी तरफ नहीं जा सकते, आप वो भी करवा सकते हैं, वो भी है। क्यू स्विच का जैसे इन्होंने जिक्र किया, व्हाट इज क्यू स्विच? क्यू स्विच एक लेज़र है जो आपकी स्किन को थोड़ा सा, उसका ब्लीचिंग इफेक्ट है, ठीक है, बट नॉट द हार्श ब्लीच जो हम ब्लीचिंग क्रीम्स लगाते हैं। स्किन को थोड़ा सा लाइट करने में, पिगमेंटेशन को ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करता है। ये लेजर की तरह वो पेनफुल एज सच नहीं, पेनफुल नहीं, ये पेनफुल वाला ये नहीं है। वन ऑफ द फ्यू मैंने भी प्रोसीजर्स जो सुना पेनफुल है, है। हाँ, मैंने कहा था मैं पूछूंगी क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी। और लोगों की मोस्टली पिगमेंटेशन उससे वाकई में हुई है। मैंने देखा है कि क्लियर हो रही है उनकी स्किन, जो स्पेशली लोगों के चेहरे पे खड्डे बने होते थे, वो ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। सो आई थिंक इट इज़ इफेक्टिव। वेल, डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एनीथिंग आप हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहें फाइनल? फाइनली ये कहना चाहूँगी कि स्किन केयर के हवाले से हम कहते हैं लेस इज़ मोर। आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स चेहरे पे लगा रहे हैं जो कि फर्दर स्किन को डैमेज करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो रंग बिरंगी क्रीम सोशल मीडिया से देख के लगा रहे होते हैं। तो आप एक तो बग़ैर अपने डर्माटोलॉजिस्ट के मशवरे के कोई गैर ज़रूरी चीज़ चेहरे पे ना लगाएं, सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, नींद पूरी करें,
कोशिश करें कि स्ट्रेस कम लें, हेल्दी चीज़ें खाएं। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी ज़रूर रहेगी। और प्रॉपर क्वालिफाइड ट्रेंड डॉक्टर के पास जाएं। ये क्वैकरी बहुत ज़्यादा है आजकल। ये लास्ट वाली जो है ना, ये तो हम भी कहते हैं कि प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपको पता ही है कि जब एक सिलसिला चलता है तो बहुत सारे जो है, या नीम हकीम वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर कमिंग। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे स्पेशली कैंसर के हवाले से कि कैंसर में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसमें कीमोथेरेपी भी है, जिसमें सर्जरी भी है, रेडिएशंस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कैंसर दोबारा से सामने आ जाता है। उसकी वजूहात क्या हैं? कहा यह जाता है कि जो रिलैप्स प्रोसेस है इसका, उसमें कोई ऐसे स्टेम सेल्स कैंसर के रह जाते हैं जो इनएक्टिव होते हैं लेकिन जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, और उनके रहते हुए कुछ अर्से बाद जब वो दोबारा से सामने आते हैं तो कैंसर दोबारा से सामने आ जाता है और ट्यूमर जो है वो दोबारा से उभर कर सामने आ जाता है। अब अमेरिका की वर्जीनिया कॉमन्स यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर, जिनमें प्रोफेसर उमेश देसाई और प्रोफेसर डॉक्टर भावमिक पटेल ने एक रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसे G2.2 कहा जाता है, जो इन गुमनाम कैंसर के सेल्स को एक्टिव करता है और ताकि उसे ख़त्म करने में मदद मिलती है। एक तो कैंसर के दोबारा आने के हवाले से पाकिस्तान में क्या ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर ब्लड कैंसर के ऊपर बात करेंगे हमारे इस सेगमेंट जिसका नाम है सुबह की सेहत। सुबह से सेहत में हमारे साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट एट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयाज मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम लोग जिक्र करेंगे, आपकी स्पेशलिटी इज़ ब्लड कैंसर, ब्लड डिजीजेस और ब्लड कैंसर स्पेशली अगर हम बात करें, इस वक्त पाकिस्तान में रेशो क्या है और इसकी कॉमन रीजंस और ये चीज़ें, तो इफ़ यू कैन प्लीज। तो पाकिस्तान में ऑफिशियली जो नंबर्स हैं, तकरीबन 2 लाख अफराद को हर साल कैंसर डायग्नोज होता है। 2 लाख असल नंबर प्रॉब्ली इससे ज़्यादा है, बिकॉज डायग्नोसिस रिपोर्ट नहीं होते। बाकी इसमें से तकरीबन 20% के करीब ब्लड कैंसर, सो रफली 20,000 अफराद को डायग्नोज होता होगा ब्लड कैंसर। जो खून के कैंसर हैं 3 बड़ी टाइप्स के हैं। ब्लड 3 जगहों पे आता है। ब्लड हड्डियों में बनता है और फिर वेसल्स में, पूरी बॉडी की रगों में दौड़ता फिरता है, और फिर लिम्फेटिक्स होते हैं जो गुदूद जिनको कहते हैं, लिम्फ नोड्स, वहाँ पे। तो कैंसर भी 3 किस्म के हैं। अगर हड्डियों में हो तो उसको माइलोमा कहते हैं, अगर वो लिम्फेटिक्स में हो, गुदूदों में हो, तो उसको लिम्फोमा कहते हैं, और अगर खून के खुलियों में, ब्लड में गर्दिश करो तो उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। तो लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा, ये 3 बड़े ब्लड कैंसर्स हैं। ऑलराइट। सो बेसिकली जो ज़्यादातर केसेस आपके सामने आते हैं वो कौन से केसेस होते हैं? ल्यूकीमिया के होते हैं या डिफरेंट? तीनों तरह के केसेस देखते हैं। मिसाल के तौर पे माइलोमा एक रेयर कैंसर समझा जाता है। 1% ऑफ ऑल कैंसर्स हैं। हमारे पास तकरीबन 800 मरीज इस बीमारी के हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सेंटर्स बहुत थोड़े हैं जो इन बीमारियों का इलाज करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से कैंसर जो है वो पाकिस्तान में जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और क्यों? देखिए, जो पहला जो इसका पार्ट है, कौन सी ल्यूकीमिया बहुत कॉमन है, स्पेशली बच्चों में। बच्चों में एक कैंसर ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, जो ख़ास बच्चों की बीमारी है। अडल्ट्स में भी होता है, लेकिन बच्चों में उनके को 80-90% कैंसर ये होता है, और ये हाईली क्योरेबल है। यानी बच्चों में 80-90% बच्चे अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसकी कैंसर की बहुत सारी वजूहत हैं। जो ब्लड कैंसर की स्पेसिफिक रीजंस हैं उनमें से कुछ नॉन है, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर, और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स। मेरे पेशेंट आते हैं स्वाबी से, ज़रई इलाका है, सब्जियां, ब्रोकली स्ट्रॉकली खूब होती है। वो कहते हैं सुबह सुबह उठते ही हम पेस्टिसाइड स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक चीज़, जो हमारी आबादी बढ़ रही है, खुराक की ज़रूरियात बढ़ रही है, पूरी दुनिया का मसला है। इसीलिए ऑर्गेनिक फूड्स वेस्ट में उसका एक क्रेज़ चलता है, और बहुत सारी वजह जो नॉन नहीं है। लेकिन अब हमें जो एक थिंकिंग थी कैंसर की कि स्मोकिंग से होता है या अल्कोहल से होता है,
अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले बिनाइन समझी जाती थी, मिसाल के तौर पे ओवरवेट होना इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, डायबिटीज़ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, प्रोसेस्ड मीट्स जैसे हॉट डॉग्स वगैरह आर अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। डेफिनेटली। सो इब्तदाई इलामात क्या होती हैं ल्यूकेमिया में या किसी भी ब्लड कैंसर? जो खून के कैंसर हैं, ल्यूकीमिया में मोस्टली पेशेंट ब्लीडिंग के साथ या इन्फेक्शन के साथ आते हैं, या उनके सेल काउंट्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाते हैं। लिम्फोमा में गिल्टियाँ बनती हैं, अक्सर मरीज़ बेचारे गर्दन में गिल्टी बन गई, वो 2 महीने इधर 4 महीने इधर, जब तक वो पूरा फैल नहीं जाता वो प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। और माइलोमा जो है वो हड्डियों से शुरू होता है, तो फ्रैक्चर्स के साथ और किडनी को भी इफेक्ट करता है और किडनी फेलियर के साथ आता है। ठीक है, अर्ली प्रिवेंशन और अर्ली अगर इसका डायग्नोसिस हो जाए सो ये कंट्रोलेबल है, बिल्कुल मैनेजेबल है जी। अच्छा, कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा आपने वैसे अब तक देखा है? सो ल्यूकीमियाज जो ALL जैसे मैंने बताया बच्चों की डिजीज़ है, एडल्ट्स में भी होता है। माइलोमा ज़्यादा एज की डिजीज़ है। मैं जो बाहर था ट्रेनिंग में तो माइलोमा एक्सक्लूसिवली 60-70 ईयर ओल्ड्स में, बूढ़े लोगों में आता था, लेकिन पाकिस्तान में 30s में और 40s में भी है। हमारे यंग लोगों में भी वो कैंसर्स हैं जो गोरों में बड़ी उम्र में जाके होते हैं। फैक्टर डिफरेंसेस क्या हैं? प्रॉबली वन थिंग मेरा ख्याल है कि हमारी जैसे हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, KPK का बहुत सारे एरिया कवर करते हैं, मीट कंजप्शन ज़्यादा है और कज़न मैरिजेस ज़्यादा हैं, इंटर फैमिली मैरिजेस, तो हमारा यंग लोगों में कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में प्रॉब्ली हाईएस्ट इंसिडेंस है दुनिया में। ठीक है। सो डॉक्टर साहब इसके लिए तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? देखिए ल्यूकीमिया मेजॉरिटी केसेस इफ़ यू हैव अ CBC, एक सिंपल टेस्ट CP जिसको कंप्लीट ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, जो 800-1000 रुपये का टेस्ट है, अगर अच्छी लैब से हुआ हो तो उस पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू कैन गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन कि यार ये दिस इज़ हाईली सजेस्टिव कि कैंसर है, और फिर उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं। तो एक सिंपल CBC इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। उसके अलावा जैसे माइलोमा सिंपल एक्सरे से, फ्रैक्चर वगैरह से उसका आइडिया हो सकता है, और लिम्फोमा के लिए CT करना पड़ता है और गुदूद की बायोप्सी करनी पड़ती है। ठीक है, जिस चीज़ का आप जी प्लीज़ इलाज की तरफ अगर हम जाना चाहें तो अब एक चीज़ के डायग्नोज हमने कर लिया, हो गया, ठीक है। अब स्टेजेस पे आप लोग आई थिंक उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेज के लिए क्या ट्रीटमेंट आप लोग सजेस्ट करते हैं? थर्ड स्टेज में स्टार्टिंग मरहला क्या होता है? सो ब्लड कैंसर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बड़ी तेज़ी से फैलता है क्योंकि खून में होता है, लेकिन ये स्टेज 4 पे भी क्योरेबल रहता है। अच्छा। और दिस इज़ नॉट अ सर्जिकल डिजीज़, मतलब अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर या कोलन कैंसर होता है, सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई अच्छा सर्जन मिल जाए। मैंने ब्लड कैंसर का ज़्यादा सुना भी है रिकवर होता है। जी, ब्लड कैंसर में इवन अगर वो पूरा फैला हो तब भी क्योर का चांस रहता है। हाँ। ठीक है। सो इसके लिए आप लोग अडॉप्ट क्या करते हैं? सबसे पहले जो है मेडिकेशन की तरफ जाया जाता है, रेडिएशन की तरफ, कीमोथेरेपी की तरफ? इसकी 3 मेजर मोडेलिटीज़ हैं। एक्चुअली इसमें रेडिएशन भी बहुत कम मरीजों को लगती है। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुनिया में यूज़ हो रही है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। और क्योंकि इसमें, और तीसरी चीज़ टारगेटेड थेरेपीज। सो कीमोथेरेपी 40-50 साल से कन्वेंशनल दवाइयाँ हैं जो आमतौर पे वेन के ज़रिए दी जाती हैं, ड्रिप में। इम्यूनोथेरेपीज ऐसी दवाइयाँ हैं जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को यूज़ करती हैं कैंसर को फाइट करने के लिए, और दिन ब दिन इनका रवाज और इनकी एप्लीकेबिलिटी ब्लड कैंसर्स में बढ़ती जा रही है और बड़ा सक्सेसफुल। और ये किस तरीके से है? ये भी वेन से दी जाती हैं या स्किन के नीचे लगाई जाती हैं। और तीसरा जो टारगेटेड थेरेपीज़ हैं वो उस खास म्यूटेशन को, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ ब्लड कैंसर है उसमें एक अंडरलाइंग म्यूटेशन होती है, एक जीन मिसप्रिंट हो गई है, उसकी वजह से डिफेक्टिव सेल बन रहे हैं। जैसे आप नई किताब खरीदते हैं और उसमें एक पेज पे मिसप्रिंट है, तो उसको स्पेसिफिक टारगेट करने वाली दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। अच्छा, दैट्स नाइस। जी, ठीक। अच्छा, ये बताएं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किन पेशेंट्स का होता है? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 तरह के मरीजों का किया जाता है। वो मरीज़ जिनका ब्लड कैंसर वापस आया हो, यानी जिनका सेकंड टाइम हो, और वो मरीज़ जिनका हमें पहले से पता चल जाए कि हाई रिस्क ब्लड कैंसर है, उनको शुरू में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफ़र किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 तरह का होता है। एक में ऑटोलोगस सेल होते हैं, यानी मरीज़ के अपने सेल लेते हैं, उनको फ्रीज़ करते हैं और फिर मरीज़ को हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं। और दूसरा किसी दूसरे के सेल जिसको एलोजेनिक कहते हैं, जो आमतौर पे एक बहन भाई, माँ बाप, बेटा बेटी, रिलेटिव होता है, उससे लेके स्टेम सेल इन्फ्यूज़ करते हैं। ओके। जो हम जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब स्टार्ट में कि रिलैप्स हो जाना, कैंसर का वापस आ जाना, इसकी भी जो वजह हमने बताई है, स्टेम सेल जो इनएक्टिव होते हैं लेकिन मौजूद रहते हैं, वही वजह है या कुछ और फैक्टर्स? एक थ्योरी ये है, असल में ये एक बड़ा कम्प्लेक्स इक्वेशन है। इसमें दूसरे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
ALL बच्चों का कैंसर है, बड़ों में भी होता है, क्योर रेट बच्चों में 80-90%, बड़ों में 60-70%, लेकिन उसकी इलाज का ड्यूरेशन 2.5 साल है, 2.5 years। पहले 6 माह इंजेक्शन, और उसके बाद 2 माह तक गोलियां खानी होती, 2 साल तक। तो वो हमारे चूँकि बहुत सारे मेजॉरिटी पेशेंट दूर दराज इलाकों से आते हैं, एजुकेशन लेवल इतना नहीं होता, तो वो बस वो उसको पूरा नहीं कीमो करते, करवा के छोड़ देते हैं, मेडिकेशन 1-2 दफ़ा लेंगे फिर तो ये एक कम्प्लेक्सिटी है। फिर कॉस्ट का फैक्टर कि एक बीमारी जिसका इलाज 2-2.5 साल चलना है, और कुछ केसेस में AML में 6 माह तक तकरीबन चलता है, कुछ में ट्रांसप्लांट। तो ये जो इसका फाइनेंस है और जो इसकी लॉजिस्टिक है, मतलब आप देखें पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसमें 25 डॉक्टर हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो बड़े शहरों के अलावा ये फैसिलिटी, अब जो बंदा जेल में, मियाँ वाली में, हाफिजाबाद में, पत्तोकी में बैठा है, उसके लिए अपना शहर छोड़ के जाना और बार जाना जी, तो और ये हफ्ते में एक विजिट करना होता है। सो ये थेरेपी है, ठीक है, लेकिन अगर ये वापस आ जाता है सो फिर सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो ही इसका हल रहता है? इम्यूनोथेरेपीज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेजॉरिटी मरीजों का करना पड़ता है, और लेकिन उससे पहले इम्यूनोथेरेपीज यूज़ होती हैं इसको दोबारा रिमिशन में लेके जाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे अपने दादा का ये केस था, लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, ही वाज 94, लेकिन फिर भी जो उनको ब्लड लगता था या ब्लड के कुछ ऐसे इंजेक्शंस उनको लगा करते थे जिसकी वजह से उनके ब्लड सेल्स बेहतर हुए हैं उस एज में भी। जाहिर बात है उस एज में कीमोथेरेपी हो नहीं सकती थी, सब कुछ हो नहीं सकता। सो ऐसी भी मेडिकेशन है जो वक्ती तौर पर जो है वो मरीजों को सहारा देती है? बिल्कुल, बल्कि अब तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ ओरली अवेलेबल हैं। जैसे मैंने बताया कि अब नई टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं जो स्पेसिफिक म्यूटेशंस को टारगेट करती हैं, उनमें से मेजॉरिटी टैबलेट्स हैं। सो जो एक वक्त में आप मरीज इसको समझते थे कि यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता, एज ज़्यादा है, अब ये तो व्हील चेयर पे आए हैं, अब यू जस्ट गिव देम अ पिल। मैक्सिमम किस एज तक ये क्योरेबल है? वो डिपेंड करता है उस मरीज का अंडरलाइन कैंसर कौन सा है, उसका फंक्शनल स्टेटस है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो टैबलेट है मरीज घर पे खाएगा, तो अब रियली देयर इज़ नो एज लिमिट, क्योंकि आपने ना दाखिल करना है मरीज को, ना ड्रिप लगानी है, आपने उसको टैबलेट दे देनी है, घर पे खाता रहेगा जितनी देर टॉलरेट कर सकता है। डॉक्टर साहब खुदा न ख्वास्ता अब किसी का कैंसर जो है वो बहुत हद तक तजावुज़ कर गया, ऐसे कौन से केसेस बनते हैं जिनकी वजह से जो है ना पाकिस्तान में भी एक नाम और टेंशन भी बहुत ज़्यादा कैंसर की, और उसमें ब्लड कैंसर आते साथ ही बहुत इंसान हिल जाता है। तो डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से खुदा न ख्वास्ता मरीज़ जो है वो एक्सपायरी की तरफ चला जाता है? देखिए, हमारे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हमारे मरीज़ मरते हैं इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, ये कॉमनेस्ट कॉजेज़ हैं, और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। बहुत सारे कैंसर, मैं आपको माइलोमा की एग्जांपल दूंगा। जब मैं मेडिकल स्कूल में था आज से 25 साल पहले, तो इसका सर्वाइवल 3 years था, अभी 12 years है, क्योंकि दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं। तो सपोर्टिव केयर में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मसला वही कि कॉस्ट, इसकी टेस्टिंग की, इसकी ट्रीटमेंट की, और लॉन्ग ट्रीटमेंट, तो उसकी वजह से लेकिन यू कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। बहुत सारे मरीज़ इवन जो एडवांस स्टेज पे होते हैं, जैसे मैंने कहा ब्लड कैंसर स्टेज 4 पे भी इनक्योरेबल नहीं होता। अच्छा। हम किसी मरीज़ को ये नहीं कहते कि चौथी स्टेज के तो आप ठीक नहीं होते, जबकि बाकी कैंसर्स में, लंग में, ब्रेस्ट में, कोलन में, अगर वो चौथी स्टेज पे चला गया तो क्योर होने का चांस कम होता है। बिल्कुल। ऑल राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपके आने से बहुत सारे जो हमारे जहन में सवालात थे, हमारे नाज़रीन के जहन में सवालात थे, उनका कुछ ना कुछ हल जो है वो निकला होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आज हम बात करेंगे पैडिंगटन मूवी के हवाले से। पैडिंगटन 1 आई थी, फिर पैडिंगटन 2 आई थी, तो पैडिंगटन 2 की आज हम लोग बात करेंगे। ये एक बड़ी ही फैमिली लविंग और एक ख़ानदान की आपस की मोहब्बत की कहानी है, एक बच्चे की कहानी है, और उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी गुजारने में बड़ा मज़ा आता है और बड़ा खुश अखलाक होता है, और वो लंदन में अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी जो है वो जी रहा होता है। अपने अंकल की 100th बर्थडे होती है, जिस पे जाने के लिए वो काफ़ी जो है ना वो खुश होता है, और उनके लिए वो एक नायाब किताब ख़रीदने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक किताब चोरी हो जाती है। और फिर जो है वो पैडिंगटन अपनी खुश अखलाकी, हौसले और मोहब्बत के साथ इस मसले को कैसे हल करने की कोशिश करता है, कैसे वो बुक जो है वो तलाश करता है, और उसकी छोटी छोटी खूबसूरत आदतें जो हैं वो क्या, हम आपको बता रहे थे मूवी रिव्यू के हवाले से। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और इसमें आप लोगों को सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर शामिल किए जाते हैं उस पर हमें आपका फीडबैक चाहिए, और फीडबैक आप लोग जब देंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। हमारी कोशिश थी कि हम आप लोगों को अपडेट करें उन तमाम तर टॉपिक्स के हवाले से, और कल भी इन्हीं टॉपिक्स के साथ, नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।